एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूरी अपने घर में आती है और अंदर सम्राट को देखती है। सम्राट यूरी को देख के बोलता है कि ठीक है, अब अंदर आ जाओ। यूरी बहुत ही ज्यादा डरती हुए अंदर जाती है और फिर बोलती है कि डैड। उसके बाद सम्राट बोलते हैं कि तुम कहाँ पर थे। फिर यूरी थोड़ा सा दुखी होती है और बोलती है कि वो मैं महल से बाहर गई थी। उसके बाद सम्राट बोलता है कि बाहर? आप बाहर किसके साथ गई थी और तुमसे किसने कहा कि तुम इन दीवारों के बाहर जा सकती हो, और तुम्हारे साथ बाहर कौन गया था। उसके बाद यूरी बनी मन बोलती है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। अगर मैं उन्हें बताऊँ कि मैं उनके भाई के साथ बाहर गई थी तो वे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। फिर यूरी बोलती है कि कोई नहीं, वो मैं अकेले बाहर गई थी। उसके बाद सम्राट बोलता है कि कोई नहीं, तुम्हें कोई नहीं लेके गया। फिर यूरी बोलती है कि हाँ डैड। उसके बाद सम्राट बोलता है कि सम्राट को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मेरे आंख और कान हर जगह है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को बहुत आसानी से जान सकता हूँ कि तुम कब और किसके साथ गई थी। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि तो क्या यहाँ सचमुच सब कुछ जानता है। तभी सम्राट यूरी को बहुत जोर से थप्पड़ मारता है और चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हें क्या पता कि दीवारों के उस तरफ कितना ज्यादा खतरा है। तुम किडनैप हो सकती थी, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती थी। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है। सम्राट के थप्पड़ की वजह से यूरी बहुत तेज नीचे गिरती है और उसके हाथ से मिठाइयाँ नीचे गिर जाती है। इस वजह से यूरी बोलती है कि नहीं, मेरी मिठाइयाँ। फिर सम्राट बोलता है कि हाँ, और मुझे लगा ही था कि तुम वहाँ से कुछ वापस जरूर लाओगी। यहाँ क्या है। फिर यूरी बोलती है कि यहाँ मेरा पसंदीदा चीज़ है, प्लीज़ मजाक मत उड़ाइए। मैं उन लोगों को देने जा रही थी जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर सम्राट बोलता है कि और वे लोग कौन है। और ये तांगलू, तुम अपने सबसे प्यारे 2 लोगों के लिए लेके आए हो। अच्छा, तो मेरी इंसल्ट की और महल छोड़ दिया, सब कुछ इस बेकार से सस्ते खाने के लिए। फिर सम्राट यूरी के हाथ से वहाँ खाने की सामान की थैली को छीन लेते हैं। यूरी बोलती है कि नहीं डैड, प्लीज ऐसा मत करो। उसके बाद सम्राट चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा डैड हूँ या फिर बोनली तुम्हारा डैड है, बताओ मुझे। फिर सम्राट उन मिठाइयों को नीचे गिरा देता है। यूरी चिल्लाकर बोलती है कि नहीं, प्लीज ऐसा मत करे। यूरी बहुत ज्यादा दुखी होती है, बोलती है कि नहीं, मेरे तांगुलू, सब कुछ टूट गया। फिर यूरी रोते हुए चिल्लाकर बोलती है कि तुम मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे हो और तुमने मेरा तांगुलू भी जमीन पर फेंक दिया और उसे तोड़ दिया। मुझे तुमसे नफरत है। फिर सम्राट बोलता है कि मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझे पसंद करो। फिर सम्राट गार्ड से बोलता है कि गार्ड, नौकरों को ले आओ और राजकुमार को ले जाने के कोशिश में उन्हें 20 कोड़े मारो। फिर यूरी रोते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अंकल से विनती की थी कि वो मुझे लेके जाए और मैंने सोने का नाटक किया ताकि नौकर मुझे परेशान ना करे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, सब कुछ मेरी यानी कि यूरी की गलती है। प्लीज उन्हें माफ कर दो, प्लीज। फिर सम्राट बोलता है कि ठीक है, उन सभी को चौकी पर ले जाओ और यहाँ देखो कि सब लोगों को उनकी सजा बराबर मिले। फिर सम्राट यूरी को गिरा के वहाँ से जाने लगते हैं। यूरी चिल्लाकर बोलती है कि डैड, आप आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं, यह आपकी सबसे बुरी बात है। फिर यूरी अपने मिठाइयों के टुकड़ों को उठाते हुए बोलती है कि राजा के साथ रहना बिल्कुल एक टाइगर के साथ रहना जैसा है, वो जो कहते हैं वहाँ सच है। फिर यूरी चिल्लाकर बोलती है कि मैं कभी भी आपसे दोबारा बात नहीं करूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन बाद स्टडी रूम दिखाया जाता है। सम्राट बोलता है कि यहाँ से बाहर निकलो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। उसके बाद फिर डेक्सन बोलता है कि महाराज, ड्यूक बोनली 2 घंटे से बाहर वेट कर रहे हैं, क्या आप उनसे मिलोगे। फिर सम्राट बोलता है कि मैंने पहले तुमसे कहा था कि मैं उनसे नहीं मिलने वाला, उन्हें तुरंत ही यहाँ से वापस भेज दो। फिर डेक्सन बोलता है कि जी महाराज, मैं यही जाकर फिर से एक बार उन्हें जरूर बोलूंगा। और उसके बाद डेक्सन बोनली के पास जाता है और बोलता है कि महामैम ने आपकी बात सुन ली है, वह चाहते हैं कि आप तुरंत यहाँ से चले जाए। फिर बोनली स्माइल करते हुए बोलता है कि यहाँ उस प्यारे बच्चे की तरफ से सम्राट के लिए गिफ्ट था, उससे कहिए कि अगर उसके पास टाइम हो तो इससे जरूर पढ़े। उसके बाद बोनली वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ रुकता है और बोलता है कि वैसे महाराज को मिठाई बहुत पसंद है ना। यूरी ने सिर्फ उनके लिए ही मिठाइयाँ खरीदी थी। और यहाँ सब बातें सम्राट अंदर बैठ के सुन रहा होता है। यहाँ सुनते ही सम्राट बहुत ज्यादा चौंकता है। उसके बाद डेक्सन बोनली से बोलता है कि आपका मतलब यह है कि 7वीं राजकुमारी जो मिठाई लाई थी वह महाराज के लिए थे, तो फिर क्या सम्राट उसके साथ बुरा व्यवहार करना बंद कर देगा। मुझे लगा था कि रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन वहाँ बहुत प्यारी और दयावान बच्ची है। ऐसा लगता है कि खून बाकी पानी से ज्यादा गाढ़ा है। और मैंने बच्चे से बहुत दिखावा किया और यहाँ कोशिश की कि वह मुझे डैड कह के पुकारे, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ लोग नहीं जानते कि उन्हें कितना ज्यादा ब्लेस मिल चुका है। यहाँ बोल के बोनली वहाँ से चला जाता है। तभी सम्राट बाहर आता है। डेक्सन सम्राट को देख के चौंकता है और बोलता है कि
क्या सम्राट आप यहाँ पर? फिर सम्राट बोलता है कि उसे इधर दो। फिर सम्राट डक्सुन से वह लेटर ले लेता है और बोलता है कि दरवाजा बंद कर देना। फिर डक्सुन बोलता है कि जी सम्राट। उसके बाद सम्राट उस लेटर को लेके स्टडी रूम में जाके खोल के देखने लगता है। उसमें लिखा था कि हेलो डैड, मैं यूरी हूँ। यूरी ने जब आपको पहली बार देखा था तब वह बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन वह आपके पास आना चाहती थी। यूरी एक सुंदर महिला बनने के लिए अपना सबसे अच्छा कोशिश करेगी। यूरी आपको कभी भी उदास नहीं करेगी। मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको अंदर से कुछ अलग महसूस होता है। और यूरी जानती है कि डैड कभी भी यूरी को नहीं मारेंगे। यूरी को पता है उस दिन जंगल से बचाने के लिए यूरी के डैड आसमान से नीचे आए थे, और यूरी यही सोचती है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। यूरी के हीरो यूरी ने पहले कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। यूरी अपने डैड के बर्थडे के लिए एक एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं खरीद पाई, इसलिए यूरी ने अपने डैड का एक ड्राइंग बनाया और डैड को यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि दूसरे गिफ्ट की तुलना में वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा कि इस पेंटिंग को लटकाए ताकि सभी लोग इसे देख सके। यूरी के एक डैड हैं जो उससे प्यार करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए यूरी को अभी छोड़ा नहीं जाएगा। और यूरी उनके डैड के साथ जब होती है वहाँ बहुत ज्यादा खुश होती है। डैड यूरी को तांगुलो बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन वह महल में नहीं मिलते, इसलिए अंकल ने कहा कि वह मुझे महल के बाहर ले जाएंगे, इसलिए मैं आपके पीछे महल छोड़ दूंगी। मेरा यहाँ पसंदीदा मिठाई है और मैं चाहती हूँ कि डैड भी इसे ट्राई करे। फिर सम्राट को याद आता है कि यूरी ने बोला था कि यहाँ मेरा पसंदीदा नाश्ता है, प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं यहाँ मिठाई उन लोगों के लिए लाई हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ। फिर सम्राट बहुत ज्यादा दुखी होता है और मन ही मन बोलता है कि वह उस टाइम मेरे बारे में बात कर रही थी। फिर सम्राट चिल्लाता है और सिपाहियों से बोलता है कि जल्दी करो और मेरे लिए गाड़ी तैयार करो। उसके बाद सम्राट बाहर जाता है। फिर डक्सन सम्राट से बोलता है कि महाराज प्लीज शांत हो जाइए, गाड़ी अभी भी तैयार नहीं है, गाड़ी का एक पहिया गायब है, आखिरी बार गाड़ी की मरम्मत किए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। शुक्र है कि सम्राट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अगर आप। फिर डक्सन सिपाहियों को बोलता है कि क्या तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से एक नई गाड़ी तैयार करो। फिर डक्सन एक आदमी से बोलता है कि इधर उधर खड़े मत रहो और जाकर उनकी मदद करो, अगर सम्राट को नुकसान पहुंचेगा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो जल्दी करो और उनका पीछा करो। तभी डक्सन के पास एक सर्वेंट आता है और बोलता है कि सर हमने एक नई गाड़ी खरीद ली है। फिर डक्सन सम्राट के पास जाता है और बोलता है कि महाराज, लेकिन सम्राट वहाँ पर नहीं होते। डक्सन बोलता है कि कहाँ गए सम्राट, कहाँ गए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शांगो को दिखाया जाता है जो गेट पे खड़ी थी और वो अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो अपनी आंखें खोलती है और रुबाइयाँ लेती है। जैसे ही वह सामने दिखती है बहुत ज्यादा चौंक जाती है। सामने सम्राट होते हैं। वह जल्दी से नीचे झुक जाती है और बोलती है कि हेलो सम्राट। फिर सम्राट बोलता है कि राजकुमारी कहाँ है। फिर शांग बोलती है कि राजकुमारी वह अभी सो रही है। उसके बाद सम्राट राजकुमारी के कमरे में पहुंचता है और देखता है कि यूरी अभी सोई हुई है। स्नोबॉल सम्राट की हाथ सुन के उठ जाता है। सम्राट स्नोबॉल की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि चुप रहो। फिर सम्राट यूरी के गालों को छूने लगता है और मन ही मन बोलता है कि वह अभी भी मुझसे गुस्सा होगी, मुझे शायद घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगनी चाहिए। फिर सम्राट यूरी को कंबल उड़ा देता है। तभी अचानक बाहर बहुत ही तेजी के साथ बिजली कड़कने लगती है, जिससे यूरी उठ जाती है और सम्राट को बहुत जोर से पकड़कर बोलती है कि यहाँ ठंडर, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। श्योंग इस कमरे से बाहर मत जाओ, आज आप यहीं पे रुक जाओ ना, आज आप मेरे साथ ही सो जाओ। लेकिन श्योंग आप इतने जरा बड़े क्यों लग रहे हो और आप मुझे कुछ क्यों नहीं कह रहे, बस मेरी बात ही सुन रहे हो। फिर यूरी आंख मलते मलते ऊपर की तरफ देखती है और वहाँ सम्राट को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंकती है और मन ही मन बोलती है कि क्या वह अत्याचारी राजा, उसने कुछ टाइम पहले ही तांगोलो के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और वो यहाँ पर क्यों है और वहाँ और क्या तोड़ना चाहता है। फिर सम्राट बोलता है कि क्या आपके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। उसके बाद यूरी बहुत ज्यादा मायूस होती है और बोलती है कि डैड वो यूरी वापस सो रही है। तभी अचानक फिर से बिजली कड़कने लगती है और यूरी बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि डैड प्लीज मत जाइए, बादल फिर से गरज रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर सम्राट बोलता है कि क्या यूरी यहाँ ठीक है, तुम एक अच्छी लड़की हो। फिर यूरी बोलती है कि यूरी डर गई है डैड, यूरी बिजली से बहुत ज्यादा डरती है, यहाँ ठीक वैसा ही है जैसे कि डैड ने टांगोलो को जमीन पर फेंक दिया था, यहाँ डैड के लिए एक गिफ्ट था। तभी सम्राट यूरी को अक्ल लेता है और बोलता है कि मुझे माफ करना यूरी, मुझे माफ कर दो, मुझे आपके तांगोलो को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए था, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं गलत है यूरी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। फिर यूरी मन ही मन बोलती है कि क्या मुझे कोई इल्यूजन हो रहा है, नहीं यह एक सपना होगा। एक अत्याचारी सम्राट
वो भी मुझसे माफी मांग रहा है। दुनिया का सबसे घमंडी, सबसे अहंकारी आदमी वहाँ मुझसे माफी मांग रहा है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। फिर यूरी बोलती है कि डैड मैं सांस नहीं ले पा रही, आप मुझे बहुत जोर से दबा रहे हो। फिर सम्राट बोलता है कि ठीक है आप सो जाओ यूरी। फिर यूरी सम्राट के पास जाकर उसे किस करती है और बोलती है कि यूरी आपको माफ करती है डैड। फिर सम्राट यूरी की तरफ गौर से देखने लगता है। यूरी मनी मन बोलती है कि क्या वहाँ फिर से गुस्सा हो रहा है, शायद वहाँ भड़क जाएगा, क्या मुझे उससे फिर से माफी मांगनी चाहिए। तभी सम्राट नीचे झुकता है और यूरी को किस करके बोलता है कि आप बिस्तर पर सोने जाओ, डैड आपके साथ ही है। फिर यूरी बोलती है कि डैड क्या आप सचमुच रुकोगे। फिर सम्राट बोलता है कि हाँ मैं यहीं पे रहूंगा हर एक तूफान के बीच। उसके बाद शिफ्टो तरफ दिखाया जाता है कि सुबह चुकी है और यूरी को बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती है। यूरी उन्हें देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सियोंग स्माइल करते हुए बोलती है कि महाराज ने आपके लिए यहाँ किसी को लाने के लिए कहा था और वहाँ सुबह जल्दी चले गए। फिर यूरी बोलती है कि अब मैं अमीर बन गई हूँ और मैं एक दयनीय और गरीब राजकुमारी नहीं रही। वैसे शियोंग मुझे लगता है कि महामहिम कल रात बर्फ में चलकर यहाँ पर आए थे। आज सुबह उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, शायद उन्हें जुकाम हो गया हो। फिर शियोंग बोलती है कि हाँ राजकुमारी कल रात जब महाराज यहाँ पर आए थे तब उनके कपड़े बहुत ज्यादा गीले थे। फिर यूरी बोलती है कि सुबह की मीटिंग अब खत्म हो जानी चाहिए। फिर यूरी वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चलो फिर चले यहाँ देखने की वहाँ ठीक है या फिर नहीं। फिर शियोंग चिल्लाकर बोलती है कि राजकुमारी पहले आप ठंडों के कपड़े पहन लीजिए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें तीसरी राजकुमारी का महल दिखाया जाता है। वहाँ चिल्लाकर बोलती है कि मुझे उससे पहले ही मार देना चाहिए था, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सम्राट को छीनने की। फिर एक सर्वेंट बोलती है कि वो बस इतना ही नहीं, राजकुमारी से मिलने के लिए कल रात महाराज बारिश में और बर्फबारी में चलते हुए राजकुमारी के महल तक पहुँचे। और उसके बाद तीसरी राजकुमारी बोलती है कि क्या और भी कुछ है। फिर वहाँ सर्वेंट बोलती है कि हाँ वो आज सुबह सम्राट राजकुमारी के महल से आने के बाद उनके लिए बहुत सारा खाना, मिठाइयाँ और सोना चांदी भी भेजा है। फिर दूसरी सर्वेंट बोलती है कि वहाँ बस 5 साल की है तो उसे इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत है। फिर तीसरी राजकुमारी बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वहाँ मुझसे उसको दूर कर रही है, वहाँ इस वक्त बस मुसीबत मोल रही है, उसे नहीं पता कि वहाँ किससे पंगा ले रही है। चलो मेरे पीछे चलो। और उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें गार्डन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी अपने सर्वेंट के साथ पहुंची है। वहाँ पर तीसरी राजकुमारी भी रहती है और वहाँ बोलती है कि ओह क्या कॉन्फिडेंस है। फिर यूरी बोलती है कि ओ सिस्टर, हेलो सिस्टर। फिर तीसरी राजकुमारी बोलती है कि वो पिछले कुछ दिनों से तुम तो बहुत ज्यादा चमक रही हो, ऐसा लगता है कि तुम बादशाह की अच्छी चमचागिरी कर रही हो और तुम पर यहाँ अच्छा भी लगता है। और तुम इतनी ज्यादा दूर क्यों खड़ी हो, लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ और मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगी। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि क्या तीसरी राजकुमारी वहाँ मुझे बेवकूफ समझती है, वो मुझे एक बार पहले ही चोट पहुँचा चुकी है और वहाँ फिर से क्या चाहती है। फिर यूरी बोलती है कि सिस्टर यूरी को कुछ काम निपटाना है तो अब मैं चलती हूँ। फिर तीसरी राजकुमारी जल्दी से यूरी का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचकर बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से चले जाने की बात बोलने की। तुम सम्राट के सामने ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम निर्दोष हो और तुम कितने दयावान हो। तुम एक बेशर्म और बदसलन लेडी के अलावा कुछ भी नहीं हो और अब देखो तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो। फिर तीसरी राजकुमारी यूरी को बहुत जोर से एक थप्पड़ मारती है जिससे यूरी नीचे गिर जाती है। तभी शियोंग चिल्लाकर बोलती है कि क्या राजकुमारी। तभी तीसरी राजकुमारी के सारे सर्वेंट आके सियोल को घेर लेते हैं और फिर सियोल बोलती है कि तीसरी राजकुमारी आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तीसरी राजकुमारी भी सम्राट की बेटी है, बिल्कुल आप ही की तरह। जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो वहाँ गुस्सा हो जाएंगे। तब एक सर्वेंट सियोंग को बहुत जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है कि राजकुमारी को यहाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद की कोई बीच में टोके, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर फिर से तुमने एक शब्द भी बोला तो तुम्हारी जबान काट दी जाएगी। तभी यूरी उठती है और बोलती है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर्वेंट को मारने की, तुम भी बस एक नौकरी हो। फिर यूरी आके उस सर्वेंट को धक्का देती है। वह सर्वेंट बोलती है कि क्या राजकुमारी आप क्या कह रहे हो। फिर यूरी सियोंग के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इससे चोट पहुंचाने की। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि वो वहाँ बस मुझसे झगड़ा करना चाहती थी, अगर वहाँ चाहेगी तो मैं इसके पास जाऊंगी और दिखाऊंगी कि झगड़ा कैसे होता है। फिर तीसरी राजकुमारी चिल्लाती है और बोलती है कि तुम लोग बेकार हो, तुम एक छोटी बच्ची पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे पकड़ो, अगर वहाँ भाग गई तो मैं तुम सब पर कोड़े लगवाऊंगी। तभी तो सर्वेंट अपने बाजू को ऊपर करके यूरी को पकड़ लेते हैं और नीचे गिरा देते हैं। यूरी चिल्लाकर बोलती है कि मुझे जाने दो। फिर तीसरी राजकुमारी बोलती है कि चलो देखते हैं तुम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलती हो, छोटी सी बच्ची। तभी यूरी तीसरी राजकुमारी को काट लेती है और फिर तीसरी प्रिंसेस अपना हाथ अड़ाते हुए बोलती है कि क्या
तुम बेकार। तभी सारा शर्मा चौंकते और बोलती है कि क्या प्रिंसेस। और फिर वे लोग यूरी को छोड़ देते हैं और तीसरी राजकुमारी के पास चले जाते हैं। फिर यूरी बोलती है कि तुम लोग तो बहुत बेकार हो, तुम लोग मेरे जैसे छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हो, अब मैं तुम सभी को सबक सिखाऊंगी, तुम सब बदमाश हो। फिर यूरी जल्दी से तीसरी राजकुमारी के पास जाती है और चिल्लाकर बोलती है कि अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तीसरी राजकुमारी बोलती है कि क्या तुम आखिरकार क्या करने वाली हो। उसके बाद यूरी तीसरी राजकुमारी को अपने सर से टक्कर मारती है और फिर यूरी बोलती है कि अब मेरे पास आओ, तुम मुझसे लड़ना चाहती हो है ना। तभी तीसरी राजकुमारी नीचे बैठ के बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि वहाँ बहुत शक्त होने का दिखावा करती है, लेकिन वहाँ बस एक छोटी सी बच्ची है। मुझे लगता है कि मैंने एक छोटी बच्ची को मारा और उससे रुला दिया। फिर एक सर्वेंट तीसरी राजकुमारी से बोलती है कि राजकुमारी क्या आप ठीक है। फिर वहाँ बोलती है कि क्या सब कुछ ठीक दिख रहा है, जाओ उसे पकड़ लो। फिर यूरी बोलती है कि ओ तीसरी राजकुमारी एक बुरी तरह से हारी हुई लड़की है, जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछो और यहाँ से भाग जाओ बड़े बच्चे। यहाँ सुन के तीसरी राजकुमारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ यूरी को मारने के लिए आगे आती है और बोलती है कि तुम छोटे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तभी वहाँ पर सम्राट आता है और बोलता है कि क्या यहाँ शोर क्या है। फिर यूरी और तीसरी राजकुमारी दोनों अपना सर झुकाते हैं और बोलते हैं कि डैड। फिर तीसरी राजकुमारी सम्राट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि डैड देखो यहाँ अनफेयर है, डैड उसने मेरी इंसल्ट की और मुझे मारा भी। फिर सम्राट गौर से तीसरी राजकुमारी की तरफ देखता है और उसे चटक के दूर फेंक देता है और बोलता है कि दूर हो जाओ मुझसे। फिर वहाँ यूरी को उठाता है और बोलता है कि क्या हुआ। फिर यूरी बोलती है कि हम लोग बस झगड़ रहे थे। फिर सम्राट यूरी के गालों को पकड़ते हुए बोलता है कि देखो तुम कितनी दुखी लग रही हो, तुम इसे नॉर्मल झगड़ा कहती हो। फिर सम्राट दोनों को बोलता है कि और मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल रहा हूँ, अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों को दूर देश में भेज दूंगा। उसके बाद सम्राट वहाँ से जाने लगते हैं और यूरी को बोलते हैं कि यहाँ आओ। फिर तीसरी राजकुमारी चिल्लाकर बोलती है कि डैड। फिर तीसरी राजकुमारी बहुत ज्यादा दुखी होकर जमीन पर बैठ जाती है और मनी मन बोलती है कि क्या डैड को मुझ पर यकीन नहीं है। उसके बाद एक सर्वेंट बोलती है कि राजकुमारी जमीन बहुत ज्यादा ठंडी है, प्लीज उठ जाइए वरना आपको ठंड लग जाएगी। फिर तीसरी राजकुमारी चिल्लाती है और बोलती है कि तुमने मुझे पीटते हुए देखा और कुछ भी नहीं कहा, तुम मेरे मुंह के सामने हंस रही थी, मुझे पता है, तुम मुझसे दूर हो जाओ और मुझे छोड़ दो। तभी वहाँ पर जांगली आता है और बोलता है कि मैंने सोचा था कि यहाँ शोर कितना है, बाद में मैं यहाँ आया तो पता चला कि मेरी बहन नौकरों को डांट रही थी, तुमने मेरी नींद को खराब कर दिया। फिर तीसरी राजकुमारी बोलती है कि क्या बड़े भाई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सम्राट को दिखाया जाता है। यूरी सम्राट से बोलती है कि डैड यूरी आगे बढ़ नहीं पा रही, प्लीज थोड़ा सा धीरे चलिए। फिर सम्राट बोलता है कि तुम तो मेरे साथ भी नहीं चल पा रही और वहाँ लड़ाई वाली फीलिंग तुमने अपने अंदर कैसे रखी थी और कैसे उससे लड़ रही थी। फिर यूरी बोलती है कि सॉरी डैड, मैं और नहीं लड़ूंगी। उसके बाद सम्राट यूरी को गोद में उठाने लगते हैं। फिर यूरी बोलती है कि नहीं डैड, मेरे सारे कपड़े गंदे हैं। फिर सम्राट बोलता है कि हाँ ठीक है, कम से कम अब होश में आ जाओ और मुझे बताओ कि तुम लड़ क्यों रही थी। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि वो हमेशा से ही मुझसे लड़ती रहती है, मेरे लिए यहाँ एक मौका है कि मैं यहाँ बताऊँ कि तीसरी राजकुमारी के साथ मेरे रिश्ते कैसे हैं। फिर यूरी दुखी होकर बोलती है कि इसका संबंध आपके बर्थडे पार्टी का है। फिर सम्राट चौंककर बोलता है कि क्या मेरे बर्थडे पार्टी का। उसके बाद यूरी बोलती है कि वो डैड आपने यूरी को एम्पीरियल स्कूल जाने के लिए अलाउ कर दिया। तीसरी राजकुमारी ही बस एक राजकुमारी थी जो वहाँ पर गई थी, अब वहाँ मुझसे जल रही है क्योंकि डैड ने यूरी को भी उसके बराबर अधिकार दे दिया। फिर सम्राट बोलता है कि वो सच तो यह है कि मैं तीसरी राजकुमारी को स्कूल से निकालने वाला था क्योंकि उसके पोएट्री और लिटरेचर में बहुत ही ज्यादा कम ग्रेड थे। हालांकि अफसर जी ने उसे अच्छा कहा और उसकी तारीफ की। फिर यूरी बोलती है कि वो तीसरी राजकुमारी, उनकी मॉम आपकी पत्नी में से एक है और यूरी की मॉम बस आपकी एक मिस्ट्रेस है, तो बेशक अफसर जीन तीसरी राजकुमारी की साइड ही होंगे, लेकिन तीसरी राजकुमारी यूरी को तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक डैड यूरी की साइड में है। फिर सम्राट बोलता है कि हाँ, जैसे तुम मुझ पर ज्यादा भरोसा करने लगी हो तब तो तुम ज्यादा अहंकारी बच्चे हो रहे हो। फिर यूरी बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं डैड, लेकिन सचमुच उसने मुझ पर पहले हमला किया और मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने सांघाओ पर थप्पड़ मारा, उसकी जीभ काटने की धमकी भी दी, तो फिर वहाँ जोर जोर से रो रही थी। लेकिन 5 साल की यूरी ने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी आस्तीन टांगी और फिर लड़ाई शुरू कर दिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूरी गाना गाते हुए आगे बढ़ रही होती है और पास में कुछ सर्वेंट यूरी को देख के वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। फिर यूरी बोलती है कि
सियोंगा वे मुझे इतने अजीब तरह से क्यों देख रहे हैं और वे मुझे देखकर इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हैं जैसे कि वहाँ मुझसे भाग रहे हो। फिर सियोंगा बोलती है कि राजकुमारी मुझे लगता है कि आप गलत हैं, वे लोग शायद जल्दी में होंगे इसलिए जल्दी जा रहे हैं। फिर यूरी बोलती है कि मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। सियोंगा क्या हो रहा है? फिर सियोंगा बोलती है कि कल रात सम्राट ने तीसरी राजकुमारी की सारे सर्वेंट को बाहर निकाल के पीटने का आदेश दिया। यह उनका ही आदेश था, इसलिए आप समझ रहे हो ना कि वे कितने ज्यादा शत्रु हैं। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि उन्होंने यहाँ सब कुछ मेरे लिए किया, अब कोई भी मदद नहीं की जा सकती, लेकिन मेरे दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अफसर जिन को दिखाया जाता है जो बोलता है कि सातवीं राजकुमारी, मैंने उन्हें देखा है, मैं तो उन्हें ही ढूंढ रहा था। यूरी ने अफसर जिन को नहीं देखा था और वहाँ सियोंग से बोलता है कि चलो फिर ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूरी जैसे ही अफसर जिन को देखती है वो बहुत ज्यादा चौंकती और मनी मन बोलती है कि क्या अफसर जिन? फिर यूरी पीछे की तरफ भागने लगती है। फिर सायोंग बोलती है कि राजकुमारी क्या हुआ, अभी तो आप गार्डन में जाने की बात बोल रही थी। फिर यूरी बोलती है कि नहीं मैं तो बस, चलो अभी वापस चलते हैं, जल्दी करो। तभी अफसर जिन दौड़ती हुई आता है और बोलता है कि राजकुमारी आप मुझसे मुंह क्यों मोड़ रहे हो और क्या आपको याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? उसके बाद यूरी मनी मन बोलती है कि मुझे याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। फ्यूरी बोलती है कि आप कौन है? मैं नहीं जानती। उसके बाद अफसर जिन बोलता है कि ठीक है राजकुमारी, मैं आपको सम्राट के बर्थडे पर मिला था, क्या आप भूल गई हो? हालांकि मैं आपसे आज पूछने आया था कि क्या आप स्कूल जाना चाहोगे और क्लास अटेंड करना चाहोगे। उसके बाद यूरी बोलती है कि थैंक्स, लेकिन सचमुच मैं नहीं जाना चाहती। फिर हैरी बहुत तेज से वहाँ से भाग जाती है। फिर अफसर जिन बोलता है कि राजकुमारी रुक जाइए, राजकुमारी प्लीज रुको। राजकुमारी आप जानवरों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना, अगर आप स्कूल जाओ और मैं तुम्हें एक पिल्ला गिफ्ट कर दूं तो कैसा रहेगा? और तांगुलों के बारे में क्या ख्याल है? फिर यूरी मनी मन बोलती है कि वह मेरा पीछा कर रहा है, वह सचमुच नहीं जानता है कि कब रुकना है। तभी यूरी के पास से एक हाथ आता है और यूरी को पत्थरों के अंदर खींच लेता है। यूरी सामने देख के बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि आप फिर जाइए जल्दी से। यूरी का मुंह बंद कर लेता है। यूरी मनी मन बोलती है कि वह ठीक नहीं लग रहा, क्या उसे चोट लगी है या फिर वहाँ बीमार है। फिर अफसर जानली भी बहुत ज्यादा थक जाता है और वह बोलता है कि वहाँ छोटी सी बच्ची आखिरकार इतना तेज भागकर कहाँ चली गई। उसके बाद अफसर जिन वहाँ से चला जाता है। फिर वोनली बोलता है कि वह अभी चला गया, आखिरकार वहाँ तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? फिर यूरी बोलती है कि मुझे वहाँ स्कूल भेजना चाहता था इसीलिए। फिर वोनली बोलता है कि क्या लेकिन यहाँ बुढ़ानी है, तुम आखिरकार क्यों भाग रही हो? फिर यूरी बोलती है कि लेकिन मैं महल में रहना चाहती हूँ, मैं किसी राजनीति में शामिल नहीं होना चाहती। वह स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा और वहाँ पर हर तरफ पॉलिटिकल ही चलती रहती है। फिर वोनली मनी मन बोलता है कि उसे ये कैसे पता? मैं समझ नहीं पा रहा है कि वहाँ इतनी गहराई से आखिरकार कैसे सोच सकती है। तभी वोनली खांसने लगता है। फिर यूरी बोलती है कि बड़े भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या आप बीमार है? फिर वोनली बोलता है कि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है तो प्लीज मुझसे यहाँ मत पूछो। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि वहाँ सच कह रहे हैं, मुझसे इसका कोई काम नहीं है, इसलिए मुझे उनके पास सावधानी से जाना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वह मुझे अपनी याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि वह अपने दिल में बहुत गहरा एक सीक्रेट छुपा रहा है और इस वजह से मैं उसके प्रति अपनी सतर्कता को कम कर देती हूँ। फिर वोनली बोलता है कि यूरी आपको स्कूल जाना चाहिए, आप महल में पैदा हुए हैं, आप यहाँ पसंद करें या फिर नहीं, लेकिन आपको हमेशा संघर्ष झेलना ही होगा। इन सबसे बचने की कोशिश यहाँ मौत का कारण बन सकती है और अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो आपका इसका डट के सामना करना होगा। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि वह मुझे बहुत ज्यादा ईमानदार लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान मुझसे पहली बार सच बोल रहा हो। फिर वोनली बोलता है कि मैं स्कूल में आपकी रक्षा करूंगा। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि उसने 2 बार अपने सिक्योरिटी को मुझे बताया और उसने मुझे नहीं मारा, इसके लिए मैं इसके साथ शायद सुरक्षित रहूंगी। उसके बाद यूरी और वोनली बाहर आते हैं और अफसर जिन के पास जाते हैं। जिन बोलता है कि क्या राजकुमारी आप तो बहुत तेज भागी और आप छठे राजकुमार के साथ थी। फिर वोनली बोलता है कि आपने मुझसे बोला था कि आप मेरी एक पेंटिंग बनाओगे, क्या आपने वहाँ काम पूरा कर लिया? फिर यूरी चौंक बोलती है कि क्या? फिर वोनली बोलता है कि क्या तुम भूल गए? उसके बाद यूरी बोलती है कि मैं इसे जल्दी ही शुरू करूंगी। फिर वोनली बोलता है कि
ठीक है जाओ। उसके बाद यूरी से जाते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है। तभी जिन पीछे से बुलाता है और बोलता है कि राजकुमारी। तभी बॉनली जिन को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ टीचर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पैलेस दिखाया जाता है। कोई अनाउंसमेंट करता है कि सम्राट आ गए। यूरी खुश हो जाती है और बोलती है कि डैड डैड। तभी वहाँ पर अफसर जिन आता है। फिर यूरी बोलती है कि ओह क्या फिर से आप हो। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि वह हमेशा सम्राट के आसपास मंडराता रहता है और हर एक मामले में अपनी नाक घुसाता है। तभी जिन एक कुत्ते के पिल्लू को आगे करते हुए बोलता है कि माफ करना राजकुमारी, छठे राजकुमार ने पहले मुझे रोक दिया था, लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आए हूँ। मैंने सुना है कि आपको जानवर बहुत ज्यादा पसंद है और आपके पास पहले से स्नोबॉल नामक एक बिल्ली का बच्चा है ना? क्या आपको नहीं लगता कि चारकोल और स्नोबॉल एक साथ बहुत अच्छी तरह से रहेंगे? फिर यूरी बोलती है कि आपको किसने बताया कि स्नोबॉल एक बिल्ली का बच्चा है? तभी स्नोबॉल जोर से चीखता है और भागते हुए यूरी के पास जाने लगता है। जिन बहुत ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि क्या यहाँ स्नोबॉल है? स्नोबॉल जिन की तरफ बहुत गौर से देखने लगता है। स्नोबॉल को देख के जिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर यूरी बोलती है कि स्नोबॉल एक बिल्ली का बच्चा नहीं है, बल्कि वहाँ बहादुर टाइगर है। फिर सम्राट बोलता है कि डॉक्टरों को अफसर जिन की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर एक सैक बोलता है कि जी महाराज। फिर यूरी सम्राट के पास जाती है और बोलती है कि डैड मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि। फिर सम्राट बोलता है कि हाँ बोलो क्या सोच रहे थे? फिर यूरी बोलती है कि वो मैं इम्पेरियल स्कूल जाना चाहती हूँ। उसके बाद सम्राट बोलता है कि क्या आप चाहती हो? उसके बाद यूरी बोलती है कि हाँ मैं कोई बेवकूफ राजकुमारी बनना नहीं चाहती। मैं अपनी पेंटिंग को और ज्यादा पहचानना चाहती हूँ और ज्यादा नॉलेज लेना चाहती हूँ। और यह आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा कि कोई आपकी बेटी को अनपढ़ राजकुमारी कहे। फिर सम्राट बोलता है कि मेरी बच्ची इतनी समझदार और साफ साफ बोलने वाली कब से हो गई? मुझे आप पर प्राउड है यूरी। फिर यूरी बोलती है कि मैंने तो बस साफ तरीके से बात किया और आपको इशारा भी किया। उसके बाद सम्राट बोलता है कि ठीक है तो फिर हम आपको स्कूल में एडमिशन करवा देंगे और हमें अभी कहीं और जाना है तो जल्दी से अपना ड्रेस चेंज कर लो। फिर यूरी बोलती है कि लेकिन डैड हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्केट दिखाया जाता है। यूरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या डैड हम लोग महल के बाहर जा रहे हैं? फिर सम्राट बोलता है कि हाँ अब मैं तुम्हें महल के बाहर घुमाने के लिए ले जाऊंगा। उसके बाद यूरी मनी मन बोलती है कि क्या वह अपने भाई से जलता है इसलिए वह मुझे बाहर ले जा रहा है? फिर यूरी खुश होकर बोलती है कि हाँ मैं समझ गई डैड। फिर सम्राट बोलता है कि हाँ तुम एक अच्छी लड़की हो और अब मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ से क्या खरीदना है? उसके बाद यूरी मिठाइयों की तरफ इशारा करती है। फिर सम्राट बोलता है कि ठीक है इसे पूरा दे दो। उसके बाद यूरी और एक शॉप पर जाती है और यूरी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर सम्राट बोलता है कि ठीक है मैं सब कुछ सब चाहता हूँ। ऐसा करते करते यूरी बहुत सारी चीजों को खरीद लेती है और वहाँ अपने डैड के साथ बहुत ज्यादा घूमती है। फिर यूरी बोलती है कि क्या डैड हमने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं? फिर सम्राट बोलता है कि आज मैंने आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया है ना? फिर सम्राट मनी मन बोलता है कि निश्चित तौर पर मैं बॉन्ड से बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। वे लोग जब मार्केट आए थे तब उसने यूरी को बस 2 ही तांगोलू खरीद के दिए थे। फिर यूरी बोलती है कि हाँ डैड आपने बहुत ज्यादा अच्छा किया, लेकिन अब मेरी बारी है। यूरी अपने डैड को एक फेमस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेके जाएगी। तभी यूरी और सम्राट के पास से एक गाड़ी गुजरने लगती है। यूरी को गाड़ी से कोई बुलाता है। यूरी बोलती है कि कौन है? फिर यूरी गाड़ी के पास जाती है और वहाँ बॉनली होता है। वह बोलता है कि ओह स्वीट बेबी। फिर यूरी खुश होकर बोलती है कि ओह अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं अंकल? उसके बाद बॉनली बोलता है कि ओह मैं तो बस वहाँ मछली खाने के लिए आया था जो हमने पिछली बार एक साथ खाई थी। उसके बाद बॉनली सम्राट की तरफ देखता है और बोलता है कि ओह भाई यहाँ कैसा कोइंसिडेंस है। उसके बाद सम्राट बोलता है कि यहाँ मेरे साथ है। उसके बाद बॉनली की नजर तांगुलू पर जाती है और वो बोलता है कि कितने सारे तांगुलू, क्या आप लोग दुकान खोलने की प्लानिंग कर रहे हो? फिर सम्राट बोलता है कि यहाँ मेरी बेटी के लिए है और क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? फिर बॉनली बोलता है कि यहाँ सब यूरी के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मिठाई खाना यहाँ अच्छी बात नहीं है। फिर सम्राट बोलता है कि मैं दूसरों की तरह कंजूस नहीं हूँ और अपनी बच्ची को मैं सब कुछ दिलाता हूँ। फिर यूरी बोलती है कि हाँ बिल्कुल डैड, चलो अब मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि अगर मैंने अकेला छोड़ दो तो वो झगड़ते हुए पता नहीं क्या कर देंगे। मुझे बहुत हैरानी होती है कि वे बड़े होकर भी इतने ज्यादा
क्यों मुझे करते हैं। उसके बाद सम्राट बोलता है कि चलो चले अंदर, डैड आपके लिए बहुत ही अच्छा खाना खरीदेंगे। फिर वे सभी लोग जाकर एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं। यूरी बोलती है कि अंकल, डैड। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि यहाँ बहुत ज्यादा अजीब है, कोई भी बात क्यों नहीं कर रहा। तभी सम्राट बोलता है कि तुमने आखिरकार हमारा पीछा क्यों किया और हमारी टेबल पर आखिरकार क्यों बैठ गए। उसके बाद बोनली बोलता है कि मुझे भूख लगी थी भाई, चलो फिर हम लोग खाना खाते हैं। फिर सम्राट बोलता है कि तुम्हें भूख लगी है तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। उसके बाद बोनली एक टुकड़ा मीट को उठाते हुए बोलता है कि हमें यूरी को खाना देने की जरूरत है। वह अभी भी 5 साल की है और वह जल्दी ही बड़ी हो जाएगी अगर वह ठीक से खाना खाएगी। उसके बाद सम्राट बोलता है कि वह तुम्हारे लिए आखिरकार हमारी यूरी कैसे है। फिर यूरी बोलती है कि चलो हम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद बोनली और सम्राट एक एक करके बहुत सारा खाना यूरी की कटोरी में ठूस देते हैं। यूरी मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, मैं तो बस आराम से थोड़ा खाना खाना चाहती थी। फिर यूरी बोलती है कि डैड, अंकल, यूरी खुद यहाँ सारा खाना नहीं खा सकती। तभी सम्राट और बोनली दोनों ही चिल्लाकर बोलते हैं कि बस खाना खाओ। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। शियोंग यूरी के बालों को बांधती है और बोलती है कि आज स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है राजकुमारी, मैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेडी कर दूंगी और वे लोग जो तुम्हें लिखने के लिए शाही ब्रश देंगे वहाँ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक ब्रश का शर्ट रेडी किया है। फिर यूरी बाहर निकल के जाने लगती है। उसके बाद शियोंग बोलती है कि क्योंकि आपको स्कूल का रास्ता नहीं पता है इसलिए अफसर जी आपको अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ पर बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी करो और आगे बढ़ो। फिर यूरी आगे बढ़कर बोलती है कि क्या प्रिंस। फिर यूरी उसे देख के मनी मन बोलता है कि ओह, उसका चेहरा तो देखो कितना मासूम दिख रहा है, शायद उसका बिहेवियर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कितना अच्छा होता अगर वह हमेशा ऐसा ही दिखता और ऐसा ही रखता, तो फिर कभी मुझे इस महल में पॉलिटिक्स की कोई फिक्र नहीं होती। फिर यूरी एक पेपर और ब्रश निकालती है और मनी मन बोलती है कि मैं भी इसके लिए एक पेंटिंग बनाऊंगी ताकि मैं इसे हमेशा याद रख सकूं। जैसे यूरी की पेंटिंग पूरी हो जाती है, बांग्ल इस पेंटिंग को ले लेता है और बोलता है कि यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा है और अब मुझे समझ में आ गया है कि सम्राट ने आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफ क्यों की थी। फिर यूरी बोलती है कि इसे मुझे वापस दो। उसके बाद वॉलनी बोलता है कि हाँ, मुझे आपके लिए इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि इसे आपने बनाया है और मुझे यह एक्सेप्ट करके बहुत ज्यादा खुशी होगी। फिर यूरी मुंह घुमाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में डैड से बात करूंगी। फिर वॉलनी बोलता है कि ओह, मैंने सुना था कि हाल ही में तुम्हारा और तीसरी राजकुमारी का बगीचे में झगड़ा हुआ था। फिर यूरी बोलती है कि हाँ, वो योवेन ने मेरी शियोंग को मारा था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे वापस मार दिया, हम तो बस एक बच्चे थे। फिर वॉनली बोलता है कि खैर आपकी छोटी सी लड़ाई के बाद किसी ने सम्राट को बताया कि लगता है कि तीसरी राजकुमारी की मॉम और अफसर जिन आपस में मिले हुए हैं। अब उसे लग रहा है कि उसके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र रच रहा है। जरा बताओ क्या यहाँ तुम्हारा काम था। उसके बाद यूरी मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, उसे आखिरकार इस बारे में कैसे पता चला। उसके पास कोई सबूत नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि वह जानता है मैंने ऐसा क्यों किया। अब उसके पास कुछ है जिससे वह मुझे दबा सकता है। फिर बोनली बोलता है कि मुझे यकीन है कि आपने ऐसा कभी भी नहीं सोचा होगा कि किसी को इस बारे में कभी भी पता चलेगा, लेकिन पूरे महल में जासूस हैं जो शाही महल पर नजर रख रहे हैं। क्या आप जानते हैं चौथे राजकुमार और पांचवें राजकुमार की मौत क्यों हुई। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि क्या सम्राट को वह मेरे बारे में बताएगा और क्या इसका इस्तेमाल करके वह मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। फिर बोनली बोलता है कि अगर यहाँ दोबारा हुआ क्या तुम फिर यही करोगी। उसके बाद यूरी बोलती है कि अगर यहाँ फिर से हुआ तो। उसके बाद यूरी मनी मन बोलती है कि वह आखिरकार क्या पूछ रहा है, वह क्या कह रहा है। क्या तीसरी राजकुमारी ने जो मुझे चोट पहुंचाया, जो उसने मेरे साथ किया, मुझे वहाँ सब कुछ सहन करना चाहिए था। फिर यूरी बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं जाने दूंगी और मैं यहाँ कहकर हंगामा खड़ा कर दूंगी कि मुझे जिंदा रहना है। फिर बोनली मनी मन बोलता है कि वह एक छोटी सी लड़की है लेकिन उसका मन बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। उसके बाद बोनली बोलता है कि ओह अच्छी लड़की, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। उसके बाद यूरी चौंक कर बोलती है कि क्या। उसके बाद बोनली बोलता है कि इस बेकार खतरनाक जगह पर जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है लड़ना और जीतना। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि ऐसा नहीं लगता कि प्रिंस मुझसे नफरत करता है और ऐसा लग रहा है कि वह मुझे मोटिवेट कर रहा है। उसके बाद यूरी और प्रिंस स्कूल की तरफ पहुंचने वाले होते हैं। प्रिंस बोलता है कि यहाँ ज्यादातर क्लास में राजकुमार है लेकिन कुछ बदमाश है जो अपने जान पहचान के बदौलत इतने ऊपर तक बढ़ चुके हैं और तुम मेरे पास ही रहना। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि तीसरी राजकुमार शायद अभी भी महल में ही है,
लेकिन मुझे बाकी के राजकुमार आखिरकार क्यों नहीं दिख रहे। जैसे यूरी क्लासरूम के अंदर जाती है, सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ कौन है, इसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। फिर और कोई बोलता है कि इतनी छोटी सी बच्ची वहाँ स्टूडेंट है, पक्का इसका कोई बहुत ही मजबूत कनेक्शन होगा। तभी यूरी एक बच्चे से टकरा जाती है और यूरी मनी मन बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी चट्टान से टकरा गई हूँ। वहाँ रॉयल फूड स्ट्रीट का बेटा हकायोंग था, वहाँ चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारे मॉम डैड कौन है, क्या उन्होंने यहाँ नहीं सिखाया कि किसी से टकराने के बाद माफी मांगते हैं, और आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो छोटी बच्ची। फिर यूरी बोलती है कि ओ मुझे माफ करना, मैं तो बस इस क्लास में बैठने के लिए आई थी। फिर हकायोंग मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्या तुम सभी ने सुना, यहाँ नन्ही सी बच्ची हमारी क्लास में आई है, यहाँ तक कि शाही परिवार के सदस्यों को भी अपनी इच्छा से इस क्लास में आने की अनुमति नहीं है। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि इसके मॉम डैड कौन है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके फैमिली मेंबर ने इसे एक खंजर की तरह मुंह चलाना शक्ति दिखाने का दिखावा करने के लिए यहाँ पर भेज रखा है। फिर हकायोंग यूरी को छेड़ते हुए बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा प्यारी हो कि मुझे तुम्हें चिढ़ाने का मन कर रहा है, चलो मुझे बड़े भाई बोलो। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि क्या बड़े भाई, माय फुट। तभी बॉनली यूरी को उठाता है और हकायोंग की तरफ बहुत खतरनाक तरीके से देखता है, जिससे हकायोंग थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि क्या क्या छठे राजकुमार। फिर बॉनली बोलता है कि क्या तुमने मेरे यूरी से कुछ कहा, मैंने सुना कि आपने उससे कहा कि बड़ा भाई कहे। फिर हकायोंग डरते हुए बोलता है कि महाराज वो मैंने आपको नहीं देखा और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ आपके साथ आई है, मुझ पर दया करे महाराज, अगर आप चाहोगे तो मैं अपने डैड से कहूँगा कि वह महल में आपके सारी जरूरत के सामान को पहुँचा दे। फिर होंगले चिल्लाकर बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि हायोंग एक अच्छे खानदान का लड़का है। उसके बाद हायोंग वहाँ से भागने लगता है और मनी मन बोलता है कि वहाँ छोटी बच्ची आखिरकार वहाँ किस फैमिली से है और मैंने उसे कभी भी पहले क्यों नहीं देखा। फिर जांगली यूरी से बोलता है कि आज अफसर जिन पढ़ाने के लाएंगे, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहो। फिर यूरी बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई। उसके बाद शिफ्ट होता है और उन लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है। जिन बोलता है कि आज हमने जो पिछली क्लास में पढ़ी थी उसी बातों को ध्यान में रखेंगे, सभी अपने अपने किताबों को खोलो। फिर जांगली मनी मन बोलता है कि आज की क्लास बहुत ही ज्यादा बोरिंग या कठिन है, मुझे नहीं पता क्या यूरी आज की क्लास को समझ पाएगी। फिर जैसे ही जांगली यूरी की तरफ देखता है, वहाँ सो गई होती है और बोलती है कि बड़े भाई। फिर जांगली बोलता है कि देखो यूरी, तुम किसी के भी हाथों पर इस तरह से नहीं लटक सकती। फिर वहाँ मनीमन बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वहाँ इस शोरगुल वाली जगह पर इस तरह से सो सकती है। वहाँ मुझे उस सफेद बिल्ली जैसी लगती है जो बदकिस्मत, वहाँ बिल्ली शायद वापस कभी भी नहीं आएगी। तभी जांगली चिल्लाता और बोलता है कि चुप रहो। इस अफसर जिन थोड़ा सा चौंकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यूरी की आंखें खुलती है और वहाँ बोलती है कि क्या मैं सो गई थी। फिर जांगली बोलता है कि यहाँ तुमने किया, मैंने कभी भी किसी को इस तरह से कभी भी लाल टपकाते हुए नहीं देखा, तुम ऐसे कैसे सो सकती हो। यहाँ सुनकर यूरी बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या बड़े भाई, मैं सचमुच क्लास में सोने की कोशिश नहीं कर रही थी, मुझे लगा था कि मैं बस थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर जांगली बोलता है कि क्या थोड़ा सा मतलब पूरे क्लास में। फिर यूरी चारों तरफ देखने लगती है लेकिन चारों तरफ कोई भी नहीं होता। वहाँ बोलती है कि क्या सभी लोग कहाँ हैं और आप अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर जांगली बोलता है कि रानी के महल में वापस जाने की वजह से महल के और जाने वाली सारी सड़कें बंद कर दी गई है, जल्दी वहाँ वापस आ जाएगी, तब मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। फिर यूरी बोलती है कि क्या यंग क्वीन। फिर जांगली बोलता है कि हाँ क्वीन यंग वहाँ 3 महीने के लिए प्रेयर रिट्रीट इकट्ठा करने के लिए गई है। फिर यूरी उदास होकर बोलती है कि क्वीन यंग तीसरी राजकुमारी की मॉम है और उनसे फिर से मिलकर मुझे खुशी होगी। फिर जांगली बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है कि तीसरी राजकुमारी वहाँ पहले लेडी थी जो रानी के आते ही उनसे मिलने के लिए गई है, क्या आप इस बात से घबरा रही है। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, रानी हमेशा तीसरी राजकुमारी की साइड है और मुझे लगता है कि उन्होंने रानी को सब कुछ बता दिया होगा। फिर जांगली बोलता है कि आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा हार्ड हो सकती है, इसलिए अलर्ट और केयरफुल रहना, ठीक है। उसके बाद यूरी बोलती है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रानी को दिखाया जाता है। तीसरी राजकुमारी रानी से बोलती है कि मॉम आप नहीं जानती, अगर आप नहीं आती तो महल में मेरी हालत कितनी ज्यादा भयानक हो जाती और महल में मेरा कितना ज्यादा मजाक उड़ता। फिर रानी बोलती है कि
क्या कौन तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है मेरे बच्चे। फिर तीसरी राजकुमारी बोलती है कि यूरी वहाँ बहुत ही बेकार और घमंडी बच्ची है। उसके बाद रानी बोलती है कि क्या उसकी मॉम को तो बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया गया था कि यूरी सचमुच इतना ज्यादा परेशानी पैदा कर रही है। फिर तीसरी राजकुमारी बोलती है कि डैड पहले उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया है। मुझे नहीं पता कि उसने सम्राट को अपना दीवाना आखिरकार कैसे बना लिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अचानक पेंटिंग करना और लिखना आ गया और उसने मुझे मारा भी। यहाँ सुनकर रानी बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि वहाँ लिटिल बिच क्या उसने तुम्हें मारा। फिर तीसरी राजकुमारी बोलती है कि हाँ उसने ऐसा किया और डैड ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे 1 महीने के लिए घर से निकाल दिया। फिर रानी गुस्सा होते हुए बोलती है कि क्या उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत, प्लीज मत रोइए, सब कुछ बेटर हो जाएगा। मेरी बेचारी बच्ची, अब मॉम आ गई है, अब तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा। मॉम यूरी को देखेगी और यहाँ पता लगाएगी कि वहाँ सचमुच कैसी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूरी और जांग को दिखाया जाता है। जांग बोलता है कि क्या तुम्हें सर्दी लग रही है। यूरी बोलती है कि मुझे लग रहा है कि कोई मेरे पीठ पीछे मेरी बात कर रहा है। तभी यूरी सामने दिखती है और मनी मन बोलती है कि क्या सफेद कपड़े, ठंडा बिहेवियर, पंखा और लोमड़ी जैसी आंखें, वहाँ व्यक्ति, वहाँ सेकंड प्रिंस शानली है। फिर जंगली बोलता है कि क्या ब्रदर। फिर यूरी मनीमन बोलती है कि अरे नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उस नोवेल में लिखा था कि वह अपने लोगों को ध्यान खींचना यहाँ बहुत ज्यादा पसंद है। फिर शानली बोलता है कि क्या बात है, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें और तीसरी राजकुमारी को एक दूसरे को पीटते हुए देखा था, लेकिन अब तुम इतने डरपोक क्यों हो। फिर यूरी डरते हुए बोलती है कि सेकंड प्रिंस। फिर यूरी मनीमन बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद शानली बोलता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर है छोटी सिस्टर। फिर जांगली बोलता है कि वहाँ ऐसे तारीफ के लिए बहुत ज्यादा छोटी है बड़े भाई। फिर शानली बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जैसा ऐसा शांत इंसान इस प्यारी सी लड़की के साथ आखिरकार क्यों घूम रहा है। तीसरी राजकुमारी बिल्कुल सही थी, यूरी एक इंटरेस्टिंग बच्चा है। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि यहाँ कोई तारीफ नहीं हो सकता, यौवन बस यही सोचती है कि आखिरकार मुझे कैसे मारा जाए। उसके बाद शांगली नीचे झुकता है और बोलता है कि यूरी आओ और अपने बड़े भाई के गले लगो। इससे यूरी बहुत ज्यादा डर जाती है और जांगली के पीछे छुपने लगती है। फिर शांगली बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर यूरी बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर यूरी डरते हुए बाहर आती है और मनी मन बोलती है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तभी जांगली यूरी को खींचकर पीछे कर देता है और बोलता है कि ओ बड़े भाई माफ करना, लेकिन वहाँ बहुत ही ज्यादा शर्मीली है। फिर शानली बोलता है कि क्या शायद, लेकिन मैं उसका बड़ा भाई हूँ। फिर यूरी बोलती है कि मुझे लड़कों को छूना पसंद नहीं है। फिर शानली बोलता है कि लेकिन क्या यहाँ लड़का नहीं है। फिर जांगली बोलता है कि ओ मैं तो गिनती में नहीं आता क्योंकि मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ। फिर शानली बोलता है कि अरे ऐसा लगता है कि मेरे बेकार भाई ने अपनी जगह पता कर ली है। उसके बाद जांगली बोलता है कि अरे भाई आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं। फिर शानली बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक यूरी की रक्षा कर पाते हो। फिर यूरी बोलती है कि क्या दूसरा राजकुमार इसके लिए मुझे कभी भी माफ ना करने का और मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगा। फिर जांगली बोलता है कि हाँ वह बिल्कुल ऐसा ही करेगा। फिर यूरी बोलती है कि तो फिर मैं क्या करूं। फिर जांगली यूरी से उसका बैग लेता है और बोलता है कि अगर हम उससे बच नहीं सकते तो हमें उससे लड़ना पड़ेगा। फिर यूरी बोलती है कि क्या, लेकिन हम लोग कैसे लड़ेंगे। फिर जांगली बोलता है कि मुझे आपका हम कहना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम कभी ऐसा कुछ कहोगी। काफी सालों से कभी किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि यहाँ बहुत ज्यादा अजीब है, वहाँ एक छोटा सा लड़का मुझे एक बूढ़े आदमी की तरह लग रहा है जो बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें करता हो। उसके बाद यूरी अपने महल पहुंच जाती है। शियोंगा बाहर आती है और बोलती है कि राजकुमारी आप इतने लेट से क्यों आए, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तभी स्नोबॉल यूरी के पास दौड़ कर आता है। तभी जांगली यूरी को हटा देता है और बोलता है कि केयरफुल रहो। फिर यूरी बोलती है कि ओ यहाँ देखो स्नोबॉल क्या यहाँ क्यूट नहीं है। उसके बाद स्नोबॉल जांगली को देख के चिढ़ने लगता है और उसे डराने लगता है। फिर यूरी स्नोबॉल को खींचते हुए बोलती है कि अरे मुझे नहीं पता कि आज वहाँ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, आमतौर पर वहाँ बहुत ज्यादा शांत रहता है। फिर जांगली बोलता है कि कोई बात नहीं, शायद वहाँ शर्मिला है। फिर यूरी बोलती है कि नहीं वहाँ शर्मिला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसे अश्विनियों से मिलने जुलने में
थोड़ा टाइम लगता है, बस इसकी आदत नहीं है ना, इसलिए। फिर जांगली बोलता है कि खैर अब मैंने तुम्हें अपने घर पहुंचा दिया है, तब मैं वापस चलूंगा। फिर यूरी बोलती है कि क्या आप चाय के लिए नहीं रुकोगे? फिर जांगली वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंट चाय ही पसंद है, जबकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और क्लासेस भी दिखा दी है, तो मुझे आशा है कि कल आप अकेले ही स्कूल पहुंच जाओगे। फिर यूरी बोलती है कि हाँ ठीक है। उसके बाद शियोंगा बोलती है कि मैं जानती हूँ कि छठे राजकुमार, उनके बात करने का तरीका थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ सचमुच आपकी परवाह करते हैं। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि स्नोबॉल मुझे और डैड को लेकर तो बहुत ज्यादा शांत रहती है और वहाँ किसी के सामने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती, लेकिन वहाँ छठे राजकुमार के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी? सच में छठे राजकुमार आखिरकार किस टाइप के आदमी है? फिर शांगा बोलती है कि राजकुमारी अब तक खाना ठंडा हो चुका है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए खाना फिर से गर्म कर दूंगी। फिर यूरी बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, प्लीज मेरे लिए वहाँ केक लाओ जो मैंने कल बनाया था। मैंने सुना है कि डैड स्टडी रूम में है, तो मैं उनके लिए केक खुद ले जाना चाहती हूँ। फिर शियोंगा बोलती है कि ठीक है राजकुमारी। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि मैंने काफी टाइम से सम्राट को नहीं देखा है, मुश्किल से ही वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, मुझे इसे जारी रखना चाहिए। उसके बाद यूरी सम्राट के पास जाने लगती है, तभी यूरो को आवाज आती है। सम्राट बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, सम्राट जी तुम्हें खाना खिला रहा है, कपड़े पहनवा रहा है और सब कुछ दे रहा है जो तुम्हें चाहिए, फिर भी तुम लोग इतने अनक्वालिफाई कैसे हो सकते हो? मुझे तुम्हारे गर्दन से तुम्हारे खाली सिर को काट देना चाहिए। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि सम्राट अच्छे मूड में नहीं लग रहे, शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तभी सम्राट एक गिलास फेंक के मारता है और चिल्लाकर बोलता है कि कौन कान लगाकर हमारी बात सुनने की हिम्मत कर रहा है, अपना चेहरा दिखाओ। तभी यूरी चुपके से सामने आती है और बोलती है कि डैड। तभी सम्राट शांत हो जाता है और बोलता है कि यूरी आप यहाँ पर क्यों आए हैं? और तभी सभी लोग पीछे देखते हैं। यूरी मनी मन बोलती है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, स्टडी रूम यहाँ लग रहा है कि जंग का मैदान है, यहाँ सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है। फिर यूरी दुखी होकर बोलती है कि डैड वो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई थी, मैंने यहाँ आपके लिए बनाया था। फिर सम्राट बोलता है कि वहाँ से हिलना मत। उसके बाद सम्राट यूरी के पास जाता है और बोलता है कि यूरी। उसके बाद सम्राट सभी लोगों से बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ पर किस लिए खड़े हो, जल्दी करो और जल्दी से फर्श को साफ करो। फिर सम्राट यूरी को गोद में उठा लेता है और सारे आदमी जल्दी जल्दी बर्तन के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगते हैं और बोलते हैं कि जी महाराज। उसके बाद एक एक करके सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सम्राट बोलता है कि मुझे भूख लगी थी, क्या आपने यहाँ मेरे लिए बनाया है? फिर यूरी बोलती है कि हाँ मैंने सुना है कि आपको पाइनएप्पल केक बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने खुद ही उसे बना लिया। फिर सम्राट बोलता है कि क्या आपने इसे खुद बनाया है? उसके बाद यूरी बोलती है कि हाँ वो मैंने कभी भी इससे पहले खाना नहीं बनाया, इसलिए प्लीज कम से कम इसे पसंद होने का दिखावा कीजिएगा। फिर सम्राट का सहायक बोलता है कि महाराज पहले मुझे इसका टेस्ट चखना चाहिए। फिर सम्राट बोलता है कि यहाँ ठीक है। उसके बाद डेक्सन बोलता है कि जी महाराज। उसके बाद सम्राट बोलता है कि यहाँ टेस्टी है। फिर यूरी बोलती है कि तो फिर ठीक है, मैं भी एक ट्राई करती हूँ। फिर यूरी अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी सम्राट यूरी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या आपने खुद को कैसे चोट पहुँचाई? फिर यूरी बोलती है कि क्या खुद को चोट पहुँचाई? हाँ याद आया, मैंने अभी भी फल करते टाइम खुद को चोट पहुँचा लिया। फिर सम्राट बोलता है कि क्या आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास काम करने के लिए पहले से ही नौकरानियां है ना? जल्दी करो, सातवीं राजकुमारी की सारी नौकरानियों को पकड़ो और उन्हें। तभी यूरी बोलती है कि डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो मैंने आपके लिए खुद खाना पकाने की ठानी थी, इसलिए मैंने गलती से अपने आप को काट लिया। नौकरों की इसमें कोई भी गलती नहीं है, आप एक दयालु शासक है, प्लीज उनको सजा मत दीजिए। फिर सम्राट बोलता है कि ठीक है, अगर आप कहती हो तो मैं एक दयालु शासक था। वैसे आपने इन शब्दों को कहाँ से सीखा? ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसे कामों को अपने सर्वेंट से करवाया करो, ठीक है? फिर यूरी बोलती है कि ठीक है डैड। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, मैंने जानबूझकर अपना हाथ काट लिया ताकि मैं दयनीय दिखूं, लेकिन इस वजह से मैंने अपने नौकरों के जिंदगी को खतरे में डाल दिया। अगली बार मैं केयरफुल रहूंगी। फिर सम्राट बोलता है कि आज आप स्कूल गए थे है ना, तो वहाँ कैसा रहा? फिर यूरी को थोड़ा सा अजीब लगता है और वह बोलती है कि वो अच्छा। फिर सम्राट बोलता है कि तो अपने अफसरजन से आखिरकार क्या सीखा? उसके बाद यूरी थोड़ा सा चौंक जाती है और बोलती है कि क्या सीखा? फिर यूरी मनी मन बोलती है कि
मैंने क्या सीखा, मैं तो इसका जवाब जानती ही नहीं हूँ। फिर यूरी बोलती है कि मैंने 3 पेंटिंग वाली क्लासिक कहानी सीखी। फिर सम्राट बोलता है कि क्या 3 पेंटिंग वाली क्लासिक फिल्म, आपने एक हार्ड लेसन कंप्लीट किया है। फिर यूरी बोलती है कि हाँ सब कुछ ठीक था, मैं सब समझ गई। फिर सम्राट बोलता है कि क्या क्लास की स्पीड आपसे ज्यादा है, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा, लेकिन आप मुझसे फिर से कभी भी झूठ मत बोलना, समझ गए। फिर यूरी मन ही मन बोलती है कि क्या उसने मेरा झूठ पकड़ लिया। फिर सम्राट बोलता है कि उस स्कूल में 3 पेंटिंग वाली क्लास की कहानी जैसी कोई भी चीज नहीं सिखाई जाती, उसमें टीचर आपको लिटरेचर, राइटिंग और रेडुलस सिखाती है। और मुझे पता है कि बाकी ऑडिटर आपसे काफी बड़े हैं, मुझे अंदाजा था कि आपको क्लास में ढलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ही। डैड, आज जब मैं स्कूल गई थी तब वहाँ पर एक लड़का था जो बहुत ज्यादा बातूनी था, उसका नाम शायद हायोंग था। फिर सम्राट बोलता है कि ओह, शाही खाना बनाने वाले का बेटा। न ही उनके डैड का ज्यादा सम्मान किया जाता है और न ही उनका सम्मान किया जाता है, शाही परिवार में उनके पास ज्यादा शक्ति नहीं है, तो आप उनके बारे में क्यों बता रहे हैं। फिर यूरी बोलती है कि ओ, मैं तो इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि हायोंग वहाँ पहला व्यक्ति था जिससे मैं मिली थी, वहाँ इंटरेस्टिंग था। फिर यूरी मन ही मन बोलती है कि अगर उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं है तो रानी को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, तो मैं उसे अपने तरफ कर सकती हूँ। फिर सम्राट यूरी को एक ब्रश देते हुए बोलता है कि आप दूसरों की बातें मत करो और यहाँ लो एक ब्रश। फिर यूरी बोलती है कि मेरे लिए, लेकिन मेरे हाथों के लिए यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर सम्राट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम अभी बहुत ज्यादा छोटी हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर सम्राट यूरी के कान में कुछ बोलता है। फिर यूरी सम्राट के कमरे से बाहर आती है, तभी कोई चिल्लाकर बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही हो। वहाँ देखती है कि सामने रानी है और तीसरी राजकुमारी है। फिर यूरी बोलती है कि मैं यहाँ पर डैड के लिए कुछ नाश्ता लेकर आई थी। यूरी मन ही मन बोलती है कि ओह नहीं, क्या यहाँ मेरी किस्मत थी कि मैं ओनबू से मिली और उसकी मॉम से भी। फिर ओनबू बोलती है कि क्या नाश्ता तुम यहाँ पकड़ी हुई हो, तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्या तुमने फिर से कुछ चुराया। फिर यूरी बोलती है कि क्या मैंने कुछ भी नहीं चुराया और मैंने पहले भी कभी भी कुछ भी नहीं चुराया था, अभी बहुत ज्यादा अंधेरा है इसलिए मैं चलती हूँ। फिर यूरी ब्रश को पीछे छुपाने लगती है। यूनबू चिल्लाकर बोलती है कि क्या इससे मुझे दो। उसके बाद यूनबू उस टोकरी को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देती है और टोकरी से ब्रश बाहर निकल जाता है। फिर यूनबू बोलती है कि ओह घमंडी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट की ब्रश चुराने की। तभी सम्राट बाहर आता है और बोलता है कि यहाँ शोर किस वजह से है। फिर यूनबू बोलती है कि डैड, यूरी ने देखो कुछ चुराया है, आप उसको सजा दो। फिर यूनबू मनी मन बोलती है कि उसने सारी चीज चुराने की आखिरकार हिम्मत कैसे की, अब उसे कोड़े खाने पड़ेंगे। फिर सम्राट बोलता है कि मैंने तुम्हें 1 महीने के लिए घर से निकाल दिया था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर रानी बोलती है कि नाराज मत होइए महाराज, मैंने यनबू को बाहर आने की इजाजत दे दी है। यनबू ने जो भी किया उस पर बहुत ज्यादा पछता है, इसलिए मुझे उसकी काफी सजा मिल चुकी है। फिर यनबू बोलती है कि हाँ वो। तभी सम्राट बोलता है कि क्या किसी के लिए सम्राट के कहे गए बातों के विरुद्ध जाना यहाँ राजद्रोह नहीं है, चाहे वह रानी ही क्यों ना हो। तो फिर यनबू सम्राट से लिपट जाती है और बोलती है कि डैड, इससे मॉम का कोई लेन देन नहीं है, मैंने ही कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर सम्राट बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रिग्रेट फील हो रहा है, तुमने बहुत सारे बुरे लक्षण अपना लिए हैं, तुम पहले से ही ज्यादा घमंडी हो चुकी हो। फिर सम्राट यनबू को धकेल देता है। फिर रानी बोलती है कि मैं उसे ठीक से शिक्षित करने में सफल नहीं हो पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर सम्राट यूरी से बोलता है कि मैंने आपको जो ब्रश दिया है उसकी अच्छे से देखभाल करना, ठीक है। फिर यूरी बोलती है कि ठीक है डैड। उसके बाद यनबू बोलती है कि डैड, आपने जो उसे ब्रश दिया है वहाँ भेड़िए के फर से बनाया गया है और वहाँ सिर्फ आपके लिए नोट लिखने के लिए ही है। फिर सम्राट बोलता है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। फिर यनबू मनी मन बोलती है कि तो उसने यहाँ नहीं चुराया, क्या वहाँ इतनी कीमती चीज उससे दे सकता है, उसने आखिरकार ऐसा क्या किया जिससे उसे इतनी अच्छी चीज मिल रही है। फिर यनबू उदास होकर यूरी से बोलती है कि यूरी मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि क्या तीसरी राजकुमारी वहाँ मुझसे माफी मांग रही है, आखिरकार क्या हो रहा है। फिर यूरी बोलती है कि यहाँ सब ठीक है, मैंने कभी भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं सोचा। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि अब मैं अपना पहला बार करूंगी। और उसके बाद यूरी अपने डैड से बोलती है कि डैड, मेरी बहन ने माफी मांग ली है, प्लीज अब गुस्सा थूक दीजिए और उन्हें माफ कर दीजिए। फिर सम्राट बोलता है कि ओह मेरी प्यारी यूरी वहाँ बड़ी हो चुकी है। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि उस घटना ने मुझे डैड के सामने और ज्यादा अच्छा बना दिया। फिर यनबू बोलती है कि ओह थैंक यू मेरी प्यारी बहन,
आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, तो फिर ठीक है, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। फिर यूरी बोलती है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद युनबू यूरी को खींचते हुए बोलती है कि आओ डैड और मम्मी को साथ में कुछ टाइम बिताने दो, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर यूरी बोलती है कि हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। उसके बाद यूरी युनबू दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और गाड़ी में घर की तरफ जाने लगते हैं। युनबू बोलती है कि यूरी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? फिर यूरी बोलती है कि हाँ बिल्कुल। फिर यूरी मन ही मन बोलती है कि मुझे उसके साथ जाने के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए थी, वहाँ मुझे अभी मार सकती है और किसी का भी पता नहीं चलेगा। फिर युनबू बोलती है कि आखिरकार आप डैड को खुश करने में कैसे पास हो गए? आखिरकार आपने ऐसा क्या किया कि वो आपसे प्यार करने लगे और आपको लेकर इतनी ज्यादा टेंशन में रहते हैं? और वो ब्रश। फिर युनबू मन ही मन बोलती है कि मैंने डैड से अनगिनत बार वहाँ ब्रश मुझे दे दे और उन्हें उस ब्रश को तुम्हें दे दिया। फिर यूरी बोलती है कि मैं तुम्हें वहाँ ब्रश दे दूंगी, प्लीज मेरा गाल छोड़ दो। उसके बाद युनबू बोलती है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगी, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर दया करने की? उसके बाद युनबू उस ब्रश को पकड़ती है और बाहर फेंक देती है। यूरी चिल्लाकर बोलती है कि प्लीज गाड़ी रोक दो। फिर युनबू बोलती है कि क्या दर्द हो रहा है ना? चलो पिछली बार की तरह तुम मुझे काटो, अब तो तुम मुझसे नफरत करती होगी, है ना? फिर यूरी बोलती है कि इससे पहले कि हालत बदतर हो जाए जाकर ब्रश ले आओ। उसके बाद युनबू बोलती है कि क्या तुम मुझे आदेश दे रही हो? फिर यूरी बोलती है कि डैड तो पहले ही मुझे यहाँ ब्रश देने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उसके बाद युनबू बोलती है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे समझाओ कि तुम्हारा मतलब क्या है, जल्दी करो। फिर यूरी बोलती है कि डैड ने मुझसे यहाँ कहा था कि यहाँ ब्रश मैं आपके लिए ले जाऊँ, और उन्होंने मुझसे यहाँ कहा था कि मैं आपको यहाँ बता दूँ कि उन्हें लगता है कि आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपके लिए यहाँ काफी है। फिर युनबू बोलती है कि क्या सचमुच उन्होंने यहाँ कहा था? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, है ना? फिर यूरी मन ही मन बोलती है कि युनबू को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वहाँ बुरी या फिर दुष्ट है, वहाँ बस बिगड़ गई है, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि मुझे रानी पर नजर रखनी होगी। मैं इन कहानी में मेल प्रोटैगनिस्ट के साथ मिलकर पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देती है और वही इस स्टोरी की विलन होती है। और वहाँ बेचारी बच्ची यहाँ सोचकर शायद दुखी होती है कि उसके डैड उसे प्यार नहीं करते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगली सुबह दिखाई जाती है। यूरी जांग जी से मिलने के लिए जाती है। एक गार्ड बोलता है कि टाटा राजकुमार वो अभी जाग रहे हैं, वहाँ आपका ही वेट कर रहे होंगे। फिर यूरी बोलती है कि ठीक है, छठे राजकुमार और मेरा महल काफी मिलता जुलता है, इसलिए मैं खुद आगे बढ़ सकती हूँ। फिर वहाँ गार्ड बोलता है कि राजकुमारी प्लीज अंदर जाइए। उसके बाद यूरी आगे बढ़ने लगती है। मैं बहुत ज्यादा चौंकी हुई हूँ। छठे राजकुमार का महल बहुत ज्यादा अकेला और बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज्यादा सर्वेंट्स नहीं है। तभी यूरी की आवाज़ सुन के एक आदमी यूरी के पीछे आ जाता है। फिर यूरी उसे देखकर मन ही मन बोलती है कि यहाँ यही तो वही मास्क वाला आदमी है जिससे उस दिन छठे राजकुमार बात कर रहे थे रेस्टोरेंट के पास। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने आने दिया? यूरी इससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और मन ही मन बोलती है कि उससे खून की बदबू आ रही है। अगर मुझे ठीक से याद है तो छठे राजकुमार को एक आदमी ने मारा था, और आखिरकार यह आदमी है कौन और क्या वहाँ मुझे मार डालेगा? क्योंकि मुझे उसकी जासूसी के बारे में सब कुछ पता है। तभी वहाँ पर जांगली आता है और बोलता है कि वहाँ तो वैसे एक छोटी सी बच्ची है, उसे डराने की कोई कोशिश मत करो। फिर वहाँ आदमी बोलता है कि मास्टर। फिर जांगली बोलता है कि अपने काम से काम रखो, ठीक है? फिर यूरी मन ही मन बोलती है कि ऐसा लगता है कि अभी वहाँ मेल प्रोटैगनिस्ट नहीं आया है, तो मुझे इन सभी का भाग्य बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। अगर मैं उन लोगों को इन सबसे दूर रख सका तो मैं छठे राजकुमार और सभी लोगों को बचा पाऊंगी। फिर जांगली यूरी से बोलता है कि अभी तुम मुझे छोड़ सकती हो। फिर यूरी तरह से शर्माने लगती है और स्माइल करती है। फिर जांगली बोलता है कि तो फिर इतनी सुबह आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर यूरी बोलती है कि वो मैंने कल सम्राट से हायोंग के बारे में पूछा था, उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ शाही भोजन चखने वाले का बेटा है। उसके बाद जांगली बोलता है कि इसका मतलब रानी का उससे ज्यादा संबंध नहीं होना चाहिए। फिर यूरी बोलती है कि हाँ आप तो इंटेलिजेंट है। उसके बाद जांगली बोलता है कि अगर रानी भोजन टेस्ट करने वाले को अपने साइड में कर लेती तो वहाँ बहुत आसानी से अपने तीनों बेटों को उस स्कूल में भेज पाती। फिर यूरी बोलती है कि अगर आप शाही राजकुमार हो तो आप तो साम्राज्य को मजबूत बना सकते हैं। फिर जांगली बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ बात किसने सिखाई? उसके बाद यूरी अपने मुंह को बंद करते हुए बोलती है कि बड़े भाई मैंने गलती से यहाँ बात बोल दी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी जांगली यूरी के बैग में उसके नोट्स को देख लेता है और उसे निकाल लेता है और बोलता है कि यहाँ क्या है?
यूरी से बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, प्लीज इसे वापस करो। उसके बाद जंगली उस नोटबुक को देखने लगता है, उसमें ड्राइंग बनाई गई थी। उसके बाद जंगली बोलता है कि आपकी स्किल बुरी नहीं है, हालांकि फिर यूरी बोलती है कि प्लीज मेरे इरादों को गलत मत समझो, प्लीज मुझे माफ कर दो बड़े भाई, मैं इस नोटबुक को ले जाऊंगी और इसे जला दूंगी। तब एक सर्वेंट कुछ स्नैक्स लेके आती है, यूरी से देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि अरे स्नैक्स। उसके बाद जंगली बोलता है कि आज नाश्ता नहीं है, क्लास में आगे बढ़ो। फिर यूरी बोलती है कि क्या मैं आगे जाऊंगी? फिर जंगली बोलता है कि हाँ जल्दी जाओ। उसके बाद यूरी वहाँ से जाने लगती है। फिर जंगली सर्वेंट से बोलता है कि आपने स्नैक्स के साथ क्या किया? उसके बाद वहाँ सर्वेंट बोलती है कि ओ महाराज, मैंने स्नैक्स में हल्की सी नींद की दवा मिला दी थी, यहाँ कोई सीरियस बात नहीं है। फिर जंगली बोलता है कि आप प्रिंसेस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? फिर वहाँ सर्वेंट बोलती है कि वो मुझे डर था कि वह आपको नुकसान पहुँचाएगी। उसके बाद जंगली बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने फिर उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचा भी तो मैं खुद ही तुम्हें सजा दूंगा। फिर वहाँ सर्वेंट बोलती है कि जी योर हाइनेस। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल गई होती है। कोई बोलता है कि मेरे कपड़ों पर पैर रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं प्रिंसेस हूँ। तभी यूरी के पास एक लड़का आके गिरता है जिसे बहुत ज्यादा पीटा गया था। फिर वो लड़का बोलता है कि मेरी जान बख्श दो प्रिंसेस, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे कपड़े साफ कर दूंगा। उसके बाद रेड प्रिंसेस बोलती है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे कोई भी आदमी मेरे कपड़ों को अपना गंदा हाथ लगाए। फिर वो लड़का रोते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो राजकुमारी। तभी यूरी बोलती है कि थर्ड प्रिंसेस। फिर वो दूसरे लड़के से बोलती है कि मेरी आंखों के सामने से जल्दी से निकल जाओ। तभी वहाँ लड़का जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। तभी दो लड़के आते हैं, उनमें से एक बोलता है कि बस इतना ही, पिछली बार जब कोई आदमी थर्ड प्रिंसेस से मिला था तब उसे कोड़े लगवाए गए थे। फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि ऐसा लगता है कि आज वहाँ अच्छे मूड में है, चलो कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। फिर वो अपना मुंह घुमा के खड़ी हो जाती है। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि क्या वहाँ आज मुझसे झगड़ा क्यों नहीं कर रही? और छठा राजकुमार कहाँ है? उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। तभी पीछे से लड़का बोलता है कि क्या आप छठे राजकुमार का वेट कर रहे हैं? फिर यूरी बोलती है कि हाँ। फिर वहाँ लड़का बोलता है कि वहाँ आज नहीं आएंगे। उसके बाद यूरी बोलती है कि लेकिन क्यों नहीं? फिर वहाँ लड़का बोलता है कि क्योंकि आज की डेट 15 है और वहाँ 15 तारीख को कभी भी क्लास में नहीं आता। फिर यूरी बोलती है कि लेकिन क्यों? फिर यूरी मनी मन बोलती है कि यहाँ तो मेन कहानी में लिखा ही नहीं गया था। फिर वहाँ लड़का बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी यनबो आगे आती है और बोलती है कि हाँ जाहिर है कि शायद वहाँ बीमार है या फिर कुछ और। फिर वहाँ लड़का चौंक कर बोलता है कि क्या थर्ड प्रिंसेस? फिर यनबो एक लात मारकर उस लड़के को वहाँ से हटा देती है और बोलती है कि हाँ से हट जाओ और मैं यहीं पे बैठूंगी। फिर वहाँ लड़का बोलता है कि मैं वापस आऊंगा। और फिर यनबो यूरी से बोलती है कि और तुम किसी भी चीज को इस तरह से घूरते क्यों रहते हो? अगर तुमने फिर से ऐसे किया तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि हाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं बदली, वहाँ पुरानी जैसी है। तीसरी राजकुमारी क्या आंखें निकाल लेना, यहाँ राजकुमार का शौक नहीं है, ऐसा लगता है कि यहाँ शौक उसने उन्हीं से सीखा है। उसके बाद अफसर जीन सबको पढ़ाने लगता है और बोलता है कि अब क्लास स्टार्ट करते हैं और मैंने पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था अब मैं उन्हें आपसे पूछूंगा। फिर वह यूरी के सामने जाता और बोलता है कि सातवीं राजकुमारी, कल मैंने जो पोएम पढ़ाया था क्या आपने घर जाकर उसकी प्रैक्टिस की? बर्फों की तरह ढके सफेद पहाड़, इस पंक्ति के बाद कौन सी पंक्ति आती है मुझे बताओ। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि आखिरकार मैं ही क्यों? फिर यूरी बोलती है कि बर्फों की तरह सफेद। फिर वह मनी मन बोलती है कि मैंने स्कूल में कभी भी अच्छा नहीं किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने पुनर्जन्म लेने के बाद भी स्कूल में आ गई हूँ। तभी पीछे से यनबो बोलती है कि बादलों के पीछे से झांकते चांद की तरह बेदाग। फिर यूरी बोलती है कि बादलों के पीछे से झांकते चांद की तरह बेदाग। फिर अफसर जिन बोलता है कि बहुत बढ़िया, सातवीं राजकुमारी भी छोटी है लेकिन वहाँ काफी जीनियस है, आप सभी को इन्हीं की तरह बनना चाहिए। फिर यूरी बोलती है कि क्या आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं मास्टर? फिर वहाँ मनी मन बोलती है कि प्लीज ऐसी बातें मत कहिए। फिर यूरी अनबू से बोलती है कि थैंक यू सिस्टर, आपने मुझे बचा लिया। उसके बाद अनबू अपना मुंह घुमा लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूरी का महल दिखाया जाता है। वहाँ अपने महल लौट रही होती है और बोलती है कि स्कूल बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसमें ट्रेनिंग और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तभी यूरी के सामने से एक लेडी आती है और बोलती है कि यूरी, डियर यूरी, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आई, तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, क्या तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई? उसके बाद यूरी बोलती है कि क्या
मॉम। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि वहाँ प्रोटैगनिस्ट की मॉम जो महल में हमेशा बंद रहती थी। फिर यूरी की मॉम गोविंद बोलती है कि मैंने तुम्हें देखा कई महीने हो चुके हैं, मुझे यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि तुम इतने बड़े हो गए हो और खूबसूरत भी हो गई हो। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि मेन नॉवल में गोविंद ने अपनी बेटी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था और मैं बहुत ज्यादा चौंकी हुई कि वह मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है। फिर गोविंद बोलती है कि चलो अंदर चलकर बातचीत करें। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि वह फ्रेंड है या फिर दुश्मन, फिर भी मुझे सावधान रहना होगा। मेन नॉवल में 7वीं राजकुमारी की मॉम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, बस इतना ही लिखा था कि उसे महल में बंद कर दिया गया था और अब वहाँ यहाँ पर क्या कर रही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सम्राट और डेक्सन को दिखाया जाता है। डेक्सन बोलता है कि 7वीं राजकुमारी की जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन रही है, वो अपने मॉम डैड के प्यार के बिना बड़ी हुई। मैंने उसे अपनी मॉम से मिलते हुए देखा, यहाँ कितनी ज्यादा राहत की बात है ना महाराज, यहाँ बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। उसके बाद सम्राट चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ तुम्हारा सौदा था। तभी शोयोंग बोलती है कि क्या राजकुमारी अपनी पढ़ाई से वापस आ गई है, चलो प्रिंसेस अंदर चलते हैं। फिर यूरी बोलती है कि क्या स्नोबॉल कहाँ है। फिर शोयोंग बोलती है कि वो राजकुमारी स्नोबॉल बढ़ता ही जा रहा है, आपकी मॉम भी उससे बहुत ज्यादा डर रही थी, वहाँ पर और नौकरानी पर हमला कर सकती है, इसलिए उन्हें हमने पीछे के पिंजरे में उसे बंद कर दिया था। यूरी यहाँ सुन के बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या। फिर गोविंद बोलती है कि डियर यूरी, टाइगर पालतू जानवर नहीं है, यह सब आपकी भलाई के लिए है। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि तुम मेरे और स्नोबॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानती है ना। उसके बाद गोविंद बोलती है कि माँ तुम्हारे साथ यही रहेगी यूरी, मैं हर दिन आपको कहानी सुनाऊंगी और हम साथ में अच्छा टाइम बिताएंगे। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि मैं मानती हूँ कि वहाँ बहुत ज्यादा रुखी है और वो अपने बच्चों को प्यार भी नहीं दिखाती। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सम्राट आ रहे हैं। फिर गोविंद बोलती है कि हेलो सम्राट, और यूरी दौड़कर सम्राट के पास जाती है और बोलती है कि डैड। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि बिल्कुल सही टाइम, यह औरत मेरा महल हथियाने वाली थी। फिर सम्राट बोलता है कि क्या आज स्कूल में तुम्हें मेरी याद आई यूरी। फिर यूरी बोलती है कि हाँ बिल्कुल। फिर सम्राट बोलता है कि तो इसका मतलब यह है कि अब अपनी क्लास में बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे थे है ना। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि तो यहाँ एक ट्रैप था। फिर यूरी अपना मुंह बनाने लगती है, तभी सम्राट यूरी को किस करता है और बोलता है कि अगली बार मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। फिर गोविंद मनी मन बोलती है कि मैंने सुना था कि वह लड़की बादशाह के प्यार में घमंडी हो गई थी, लेकिन मुझे कभी भी यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है जब तक मैंने अपनी आंखों से ना देख लिया हो। फिर सम्राट गोविंद से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। फिर गोविंद बोलती है कि महाराज, मुझे अपनी बेटी की इतनी याद आई कि मैं महल छोड़कर यहाँ पर आ गई और आप जो भी दंड मुझे देंगे वह मुझे मंजूर है। फिर सम्राट बोलता है कि ठीक है, तुमने उसे देख लिया है, अब तुम अपने रास्ते जाओ और कभी भी यहाँ पर दोबारा मत आना। फिर गोविंद बोलती है कि महाराज, यूरी मेरी बेटी है और क्या हम लोग एक ही साथ एक घर में रह सकते हैं, मैं अपने बेटी के बिना नहीं रह सकती। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि क्या मैंने कहानी गलत पढ़ी थी, मुझे नहीं लगा था कि वो अपने बच्चे से इतना प्यार करती होगी। फिर सम्राट बोलता है कि क्या आप यहाँ नहीं कह रहे थे कि बच्चा आपका ही था और मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। तभी गोविंद घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं महाराज, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। फिर सम्राट बोलता है कि बच्ची बहुत ज्यादा दुबली पतली थी और उसके शरीर पर कई निशान थे, तुम मेरे बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी और ना ही उसकी देखभाल कर रही थी। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा क्योंकि तुमने उससे जन्म दिया था, नहीं तो मैं कब का तुम्हें मार चुका होता। फिर गोविंद बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो महाराज। फिर सम्राट अपने गार्ड से बोलता है कि तुम लोग गोविंद को फिर से उसके महल में वापस ले जाओ, वहाँ अकेली रहेगी। फिर गोविंद रोते हुए बोलती है कि महाराज, मुझे अपनी किस्मत एक्सेप्ट करनी होगी, लेकिन प्लीज मुझे अपनी बेटी से अलग मत करो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती मेरी प्यारी यूरी। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि हो सकता है कि मैं इन कहानी में यूरी और उसके मॉम के बीच अच्छे संबंध हो, मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। फिर यूरी बोलती है कि डैड प्लीज मुझे नीचे उतार दो। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि शायद मुझे मेन कहानी पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए और खुद ही यहाँ देखने की जरूरत है कि लोग अच्छे हैं या फिर बुरे। फिर यूरी गैविन के पास जाती है और बोलती है कि मॉम, अगर आप चाहो तो मैं डैड से पूछूंगी कि आप मेरे साथ रह सकते हैं या फिर नहीं, और मैं यहाँ देखूंगी कि आप अकेले ना रहे, लेकिन आप फिर से स्नोबॉल को पिंजरे में कैद नहीं करोगे और तुम सिंह के साथ सर्वेंट जैसा बिहेव नहीं करोगे। फिर गोविंद बोलती है कि यूरी, आप जो भी कहोगे मैं वही कहूंगी। फिर यूरी सम्राट के पास जाती है और बोलती है कि प्लीज डैड। फिर सम्राट बोलता है कि ओह, तुम फिर से सम्राट की बात काट रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें दंड देने के लिए खुद को कैसे रेडी कर सकता हूँ। फिर यूरी
बोलती है कि आप मुझसे प्यार करते हैं डैड, आप थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ से बाहर भेज सकते हैं। फिर सम्राट बोलता है कि अपनी ओर से देखो सासी बच्चे। फिर यूरी सम्राट को किस करती है। फिर सम्राट बोलता है कि ओ आप जैसा चाहे वैसा करे। फिर सम्राट मनी मन बोलता है कि मैं यूरी को वहाँ सब कुछ देने में खुश हूँ जो वहाँ चाहती है, लेकिन गैविन। फिर गैविन मनी मन बोलती है कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि सम्राट के मन में यूरी के लिए एक अलग से जगह है। फिर यूरी बोलती है कि चूंकि डैड सहमत हो चुके हैं तो मॉम आपको अपना सारा सामान यहाँ पर ले आना चाहिए। फिर गॉबिन मनी मन बोलती है कि थैंक यू यूरी। फिर वह मनी मन बोलती है कि मुझे खुशी है कि मैं अपने महल से बच सकी, अब यूरी मेरी रक्षा कर रही है। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। यूरी सम्राट के पास जाती है। मनी मन बोलती है कि जब मैंने सम्राट को अपना मन बदलने के लिए कहा था तब वह अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। वह हमेशा अकेले ही फैसला लेता है, कोई भी उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं करता। शायद इस बार मैंने सचमुच गलत कदम उठा लिया है। उसके बाद यूरी सम्राट के पास जाकर बोलती है कि डैड क्या आपका मूड खराब है। फिर सम्राट बोलता है कि नहीं। फिर यूरी बोलती है कि तो फिर मैं आपको हक करना चाहूंगी। फिर सम्राट बोलता है कि नहीं। उसके बाद यूरी बोलती है कि ऊपर करो डैड ऊपर। फिर यूरी सम्राट के हाथ से लिपट जाती है, लेकिन यूरी फिसल कर जैसे ही गिरने वाली होती है सम्राट उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर सम्राट बोलता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा निडर व्यक्ति नहीं देखा यूरी। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था डैड, मुझे आपका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए यही करना पड़ा। फिर यूरी बोलती है कि डैड आपको कैसा लग रहा है। फिर सम्राट बोलता है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ और मैं आप पर कैसे गुस्सा हो सकता हूँ। फिर यूरी बोलती है कि आप मुझसे अपना बदला ले सकते हैं। फिर सम्राट बोलता है कि क्या बदला। फिर सम्राट बोलता है कि अब आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, अंधेरा बढ़ रहा है, चलो फिर हम लोग अंदर चलते हैं। फिर यूरी बोलती है कि हाँ ठीक है। उसके बाद सम्राट यूरी को अपने बिस्तर पर सुला देता है। तभी वहाँ पर डेक्सन आता है और बोलता है कि महाराज मुझे इसका पता चल गया है। फिर सम्राट बोलता है कि हाँ धीरे से बोलो तुम्हें क्या पता चला। उसके बाद डेक्सन सम्राट के कानों में कुछ फुसफुसा कर बोलने लगता है। फिर सम्राट बोलता है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि उसके इरादे उसके कामों के उल्टा है। उसके बाद डेक्सन बोलता है कि महाराज तो अब क्या मैं। फिर सम्राट बोलता है कि वहाँ राजकुमारी की मॉम है, उस पर नजर रखो और कोई भी बात अलग देखे तो मुझे बताओ। उसके बाद डेक्सन बोलता है कि जी महाराज। फिर डेक्सन वहाँ से चला जाता है। फिर सम्राट बोलता है कि मैं गोविंद को तुरंत नहीं मार सकता, यूरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी, लेकिन अगर उसने यूरी को नुकसान पहुंचाया तब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है। यूरी सो रही होती है, तभी कोई बहुत तेजी से चिल्लाता है। तभी यूरी उठती है और बोलती है कि क्या हो रहा है। फिर गैविन चिल्लाती है और बोलती है कि यहाँ जानवर यहाँ क्या कर रहा है, कोई इस जानवर को यहाँ से ले जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। इस जानवर को किसने आजाद घूमने के लिए दिया, जो भी हो उसे कोड़े मारो। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि वहाँ पहले से ही बहुत अलग तरह से बिहेव कर रही है। उसके बाद गैविन एक गिलास को उठाती है और जैसे ही स्नोबॉल को मारने वाली होती है तभी यूरी बोलती है कि रुक जाओ। फिर गैविन बोलती है कि यूरी यहाँ जानवर यहाँ क्या कर रहा है, अगर उसने मुझ पर हमला कर दिया तो तुम क्या करोगी। फिर यूरी बोलती है कि कल मैंने आपसे क्या कहा था, क्या आप भूल गए हैं। फिर गैविन बोलती है कि वहाँ कल की बात है और यहाँ आज है, तुम्हारे महल को अच्छी तरह से ठीक करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, चलो इस जानवर को बाहर भगा देते हैं। फिर यूरी बोलती है कि यह स्नोबॉल है, कोई बीस्ट नहीं। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि वहाँ कल से थोड़ी सी अलग लग रही है, यहाँ मुझे सम्राट की याद दिलाता है। फिर यूरी बोलती है कि ठीक है अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं आपके साथ नाश्ता नहीं करूँगी। फिर गैविन मनी मन बोलती है कि मैं उसे एक शर्मीली डरपोक बच्चे के रूप में जानती थी, लेकिन अब वहाँ अलग लग रही है। फिर गैविन की सर्वेंट बोलती है कि महारानी आपको क्या लगता है राजकुमारी की याददाश्त वापस आ चुकी है। उसके बाद गोविंद बोलती है कि नामुमकिन, यहाँ तब की बात है जब वहाँ छोटी थी और एक बार तो वहाँ तालाब में डूबती डूबती बची है, तो वहाँ जरूर सब कुछ भूल चुकी होगी। बेचारी लड़की, उसे लगता है कि वह अपने डैड के साथ है तो वहाँ मुझ पर राज कर सकती है। फिर गैविन की सर्वेंट बोलती है कि महारानी इस तरह से सोचे, उस लड़की से सम्राट बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो यहाँ आपके लिए यूजफुल हो सकता है। फिर गोविंद बोलती है कि हाँ यहाँ भी सच है, और उस चीज का क्या हुआ जिस बारे में मैंने तुमसे बोला था। फिर वहाँ सर्वेंट बोलती है कि वह मेरे पास है, और फिर गोब्लिन बोलती है कि हाँ अब मेरी प्लानिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूरी को दिखाया जाता है जो क्लास में होती है और मनी मन बोलती है कि वह आज भी नहीं आया, मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, क्या बड़े भाई बहुत ज्यादा बीमार है। बड़े भाई
तभी पीछे से यनबू आती है। यूरी अनबू को देखकर बोलती है कि क्या प्रिंसेस। फिर यनबू बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है। फिर यूरी बोलती है कि वो नहीं। उसके बाद यनबू अपना बैग यूरी के पास रखते हुए बोलती है कि अब मैं यहीं बैठूंगी। फिर यूरी बोलती है कि आप यहाँ पर क्यों बैठ रहे हो। फिर यनबू बोलती है कि आपके लिए मेरे बगल में बैठना यहाँ सम्मान की बात होगी। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि अब क्या हो रहा है, क्या वहाँ मुझसे नफरत नहीं करती। फिर यनबू बोलती है कि मैंने सुना है कि कल तुम्हारी सौतेली मॉम रोते हुए तुम्हारे महल आई थी और उसने सम्राट से झगड़ा किया था। फिर यूरी बोलती है कि क्या मेरी सौतेली मॉम। उसके बाद यनबू बोलती है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने तुम्हें जन्म दिया, इसलिए वहाँ तुम्हारी मॉम है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि वहाँ तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करती थी। और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपने उन्हें अपने साथ रहने की इजाजत दी। फिर यनबू यूरी का हाथ देखने लगती है। यूरी मनी मन बोलती है कि क्या मुझे याद नहीं है कि मेन नॉवल में उसकी मॉम कैसी थी और यनबू को कैसे पता कि गोविंद मेरे साथ कैसे बिहेव करती है। क्या सातवीं राजकुमारी और तीसरी राजकुमारी दोनों दोस्त थे। फिर यनबू बोलती है कि हाँ, उसने अब तुम्हें नहीं पीटा, यहाँ अच्छी बात है। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या कह रही है, क्या मैं कुछ इम्पोर्टेंट भूल गई हूँ। उसके बाद यनबू बोलती है कि हम लोग घूमते थे, क्या आपको याद नहीं है। फिर यूरी बोलती है कि क्या। उसके बाद यनबू बोलती है कि मुझे लगता है कि आप नहीं जानते। फिर यूरी बोलती है कि क्या मैं भूल गई हूँ। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि यनबू और मैं बहुत ज़्यादा लड़ते थे, लेकिन मैं नॉर्मली इससे नफरत नहीं करती और मुझे सातवीं राजकुमारी की कुछ यादें याद आने लगी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, पीछे का सीन दिखाया जाता है। यूरी और यनबू दोनों के नाव पर होते हैं। यनबू बोलती है कि तुम उस केविन के साथ क्यों रहती हो, वहाँ तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ देती है तो मैं सम्राट से पूछूंगी कि क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि यहाँ सातवीं राजकुमारी की कुछ यादें हैं, लेकिन फिर हमारे रिश्ते के बीच दरार कैसे आई। फिर यूरी बोलती है कि सिस्टर, क्या हम लोग फ्रेंड्स थे। उसके बाद यनबू बोलती है कि अब तुम्हें याद है। फिर यूरी बोलती है कि मुझे थोड़ा सा याद है, मैं जेल में गिर गई थी और मुझे यकीन है कि और भी बहुत कुछ था जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद यनबू मनी मन बोलती है कि तुम कितनी घटिया लड़की हो, मैं तुम्हें किसी फरिश्ते की तरह मानती थी, तुम उस भयानक सौतेली की माँ की वजह से मुझसे अलग हो गई और तुम्हें अब याद भी नहीं है। फिर यनबू यूरी को मारने लगती है और बोलती है कि तुम भयानक लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर यूरी बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज अपने हाथों का यूज मत करो, प्लीज बस मुझे बताओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूरी का घर दिखाया जाता है। यनबू यूरी को घर तक ड्रॉप करती है। फिर यूरी बोलती है कि मुझे घर तक ले आने के लिए थैंक यू। फिर यनबू बोलती है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या फिर कुछ और, ऐसा सिर्फ मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा महल मेरे रास्ते में पड़ता है। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि वहाँ बस दिखावा कर रही है, उसे मेरी परवाह है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी अंदर से कोई चिल्लाकर बोलता है कि निकम्मे नौकर, तुम उस छोटे से जानवर को भी नहीं पकड़ सकते, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। फिर यनबू यूरी के साथ जाने लगती है और बोलती है कि आखिरकार अंदर क्या हो रहा है, मुझे खुद जाकर देखना होगा। फिर यूरी बोलती है कि पहले मुझे तो अंदर जाने दो। फिर यूरी और यनबू जैसे अंदर पहुंचते हैं वे लोग देखते हैं कि शियोना गोविंद से रिक्वेस्ट करती है कि महारानी, इस नॉवल सातवीं राजकुमारी की सबसे पसंदीदा जानवर है, हम उसे नहीं भगा सकते। अगर सातवीं राजकुमारी को इस बार में पता चला तो वहाँ बहुत ही ज्यादा दुखी होगी। फिर गोविंद बोलती है कि क्या मैं उसकी मॉम हो और वहाँ मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती, और दूसरी ओर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जवान लड़ाने की। फिर शियोंग बोलती है कि नहीं महारानी, मैं तो बस यहाँ कहना चाहती थी कि राजकुमारी जल्दी ही वापस आ जाएगी और इस नॉवल को भगाना यहाँ अच्छा विचार नहीं है। फिर केविन बोलती है कि अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, युनशु जल्दी कर उस लड़की को थप्पड़ मारो। उसके बाद केविन की नौकरानी युनशु बोलती है कि जी योर हाइनेस। यहाँ सब कुछ देख के यूरी बहुत ज्यादा दुखी होती है। युनमो बोलती है कि तुम्हारी सौतेली मॉम वहाँ तुम्हारे नौकरों को परेशान कर रही है और क्या तुम खड़ी होकर देखती ही रहोगी। फिर यूरी बोलती है कि हमें शांत होकर देखना होगा बहन, हम लोग खड़े होकर बस थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। फिर युनमो बोलती है कि एक मिनट रुको, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि गोवलिन वहाँ एक मुसीबत है। फिर युनमो बोलती है कि हाँ शायद मैं जानती थी, तुम्हें मेरे बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर युनमो बोलती है कि तुम्हें उसे लेकर दुख नहीं हो रहा है ना। फिर युनमो बोलती है कि प्लीज घर लौट जाइए, मुझे उसे लेकर तो उसे सोचना है। उसके बाद यूरी मनी मन बोलती है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसके एविन उदार और अच्छी हो, तो मुझे इसे रोकने के लिए एक तरकीब लगानी पड़ेगी। उसके बाद यूरी एक सीटी बजाती है जिससे स्नोबॉल यूरी की तरफ देखता है और फिर युनशु जैसे ही शियोंगहो को मारने जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
योर हाइनेस को उल्टा जवाब देने की, तभी स्नोबॉल आता है और उसे काट लेता है। वह चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज मुझे बचाइए महारानी, इस जानवर ने मुझे काट लिया है। यहाँ तक कि केविन बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और फिर वह चिल्लाकर बोलती है कि क्या टाइगर, और वहाँ बाहर की तरफ भागती है और चिल्लाकर बोलती है कि टाइगर, कोई मुझे इससे बचाओ, वह मुझे जिंदा खा जाएगा। तभी वहाँ सामने यूरी को देखती है और बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर कब से खड़ी हो। फिर केविन यूरी को पकड़ती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें जीवन देकर तुम पर उपकार किया, अब तुम्हारी बारी, तुम्हारे पास मौका है मेरा कर्ज उतारने का। यहाँ बोलते ही वह यूरी को स्नोबॉल के सामने धक्का दे देती है। यूरी भी इससे बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी यनबू यूरी को एक साइड खींच लेती है और फिर यनबू मन ही मन बोलती है कि यहाँ थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, क्या तीसरी राजकुमारी ने पहले भी मुझे इसी तरह से बचाया था। फिर यनबू को पीछे की बातें याद आने लगती है और वह मन ही मन बोलती है कि हाँ, सातवीं राजकुमारी एक बार इतनी ज्यादा भूखी थी कि वहाँ महल से भागने के लिए एक दीवार का यूज कर रही थी, और तीसरी राजकुमारी वहाँ पहली इंसान थी जिसने उसे देखा और उसकी सुंदरता दयालुता बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उसने सातवीं राजकुमारी को टेस्टी खाना खिलाया। फिर यनबू यूरी से बोलती है कि क्या आपको यहाँ चाहिए। फिर यूरी बोलती है कि क्या सच में। फिर यनबू बोलती है कि क्या आप वहीं रहते हैं और आप तीसरी राजकुमारी यनबू लिन है, अगली बार जब आपको भूख लगेगी तो मैं तुमसे यही मिलूंगी। फिर यूरी खुश होकर बोलती है कि क्या सचमुच, थैंक यू। उसके बाद यूरी मन ही मन बोलती है कि उसने मुझ पर ऐसी दया दिखाई जो मैंने पहले कभी भी फील नहीं किया था। वहाँ एक सूरज की किरण की तरह थी, और जब हम लोग अगली बार मिले तब वह मेरे लिए और भी ज्यादा खाना और दवाइयाँ लेके आई थी। उसके बाद यनबू बोलती है कि क्या तुम्हारे शरीर पर इतने निशान क्यों है और तुम्हारे साथ यहाँ किसने किया। फिर यूरी बोलती है कि मेरी मॉम ने, वह कहती है कि अगर वह मुझे चोट पहुँचाएगी तो सम्राट मुझसे मिलने आएंगे। फिर यूरी मन ही मन बोलती है कि यहाँ सुनकर कि गेवलिन सम्राट की नजर में आने के लिए मैंने यूज करी थी, तीसरी राजकुमारी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और वहाँ गेविन के पास जाती है और बोलती है कि अपने फायदे के लिए अपने बच्चे को चोट पहुँचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कैसी मॉम हो, वहाँ बस एक बच्ची है। तभी यूरी यनबू को काट लेती है और बोलती है कि मॉम से इस तरह से बात मत करो। फिर यूरी मन ही मन बोलती है कि लेकिन यूरी ने यनबू का हाथ काट लिया था, इसलिए तीसरी राजकुमारी उससे दूर हो गई। फिर तीसरी राजकुमारी बोलती है कि ओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारी मॉम से तुम्हें बचाने की कोशिश की, मैं फिर कभी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, अब तुम अपनी दुष्ट मॉम के साथ रहो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर यनबू यूरी को बहुत जोर से थप्पड़ मारती है। यूरी मन ही मन बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि वह मुझसे नफरत क्यों करती थी, यहाँ सब एक गलतफहमी थी। उसके बाद सीन पढ़ने में आता है और गेविन बोलती है कि तीसरी राजकुमारी और मेरी प्यारी बेटी, क्या आपको चोट लगी है, यहाँ बस एक एक्सीडेंट था, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना। तभी यनबू गेविन को बहुत जोर से लात मारती है और नीचे गिरा देती है। फिर गेविन बोलती है कि मेरा यहाँ मतलब नहीं था तीसरी राजकुमारी। फिर यनबू चिल्लाकर बोलती है कि तुम आखिरकार कितनी ज्यादा इविल हो सकती हो, बस वेट करो, तुम्हें वही मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। फिर यूरी मन ही मन बोलती है कि यनबू वहाँ एक मजबूत बच्ची है, फिर भी जब मैंने उसे मारा तब वह रो पड़ी थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि शायद उसने मुझे मारने दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था। फिर यनबू यूरी से बोलती है कि और तुम मुझे क्यों देख रही हो, मैं तुम्हारे लिए उसे सजा दूंगी, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है, मुझे गेविन कभी भी पसंद नहीं है, अगर तुम ना होती तो मैं उसे कब का ले जाती। फिर यूरी बहुत गौर से यनबू की तरफ देखने लगती है। यनबू बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। फिर यनबू बोलती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू यूरी। फिर यनबू मन ही मन बोलती है कि क्या वह इस बात से गुस्सा नहीं है कि मैंने इसकी मॉम को जमीन पर फेंक दिया। फिर यनबू बोलती है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया और यहाँ सब सोचना बंद कर दो। फिर यूरी यनबू को हक कर लेती है और बोलती है कि आपने हमेशा मेरी रक्षा की और मुझे हर एक प्रॉब्लम से बचाया, बहन को थैंक यू। फिर यनबू बोलती है कि और तुम्हें अभी याद आया। फिर यूरी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने पहले जो भी किया। फिर यनबू बोलती है कि ओह, तो तुम माफी मांगना भी जानती हो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम लगातार अगर ऐसा अच्छा बिहेव करोगी तो मैं तुम पर गुस्सा होना बंद कर दूंगी। फिर यूरी बोलती है कि एक बार पानी में गिरने के बाद मेरी पूरी यादें चली गई थी, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है कि आपने मुझे पहले कैसे बचाया था, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर यनबू बोलती है कि क्या पानी में गिर गई थी, क्या इस लेडी ने तुम्हें धक्का दिया था। फिर यूरी मन ही मन बोलती है कि मुझे याद नहीं है कि मैं पानी में कैसे गिरी थी, लेकिन गेविन एक बहुत ही बुरी मॉम है
और उसने अपने बच्चे पर बहुत अत्याचार किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक मॉम अपने बच्चे को मारने की कोशिश करे। फिर यनवो बोलती है कि तुम दोनों जल्दी करो और उस इविल लेडी को लेकर जेल में डाल दो, और मैं जब तक कुछ और ना बोलूं तब तक इस लेडी को बाहर मत निकालना। फिर दो सर्वेंट बोलती है कि जी राजकुमारी। फिर गैविन रोते हुए बोलती है कि यूरी प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। फिर दो सर्वेंट गैवलिन को पकड़ के ले जाने लगते हैं। गैवलिन चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ यूरी, प्लीज बस तुम्हारी एक ही मॉम है, मैंने तुम्हें जन्म दिया और मैंने तुम्हें जो भी दिया मुझे उसका बदला मिलना चाहिए, अनग्रेटफुल बच्चे। फिर यनवो बोलती है कि अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। तभी यूरी बोलती है कि सिस्टर। फिर यनवो बोलती है कि तुम मुझे फिर से नहीं रोकोगे, उन्होंने लगभग तुम्हें मार ही डाला था। फिर यनवो बोलती है कि नहीं मैं नहीं रोक रही, दरअसल मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मुझे लेकर इतनी ज्यादा टेंशन में रहते हैं, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। फिर यनवो बोलती है कि ऐसी बातें कहना बंद करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर यनवो मनी मन बोलती है कि वह जितना रोका बोलती है वो उतनी ही ज्यादा शर्मिंदा होती है। तभी यूरी गिरने का नाटक करती है और चिल्लाकर बोलती है कि सिस्टर मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तभी यनवो यूरी को पकड़ लेती है और फिर यनवो शर्माने लगती है और बोलती है कि बेशक यहाँ एक दर्दनाक फीलिंग थी, आप कमजोर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी उसे उसका हक्का मिल रहा है, वह इसकी हकदार है, तुम्हें मेरी जरूरत है ना? ठीक है तो मैं तुम्हें अंदर ले चलूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टोरेज रूम दिखाया जाता है। यंसू बोलती है कि मैम मुझे माफ करना, मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। फिर गैविन बोलती है कि नहीं यहाँ तुम्हारी गलती नहीं है, कौन जानता है कि वहाँ बच्चा इतना ज्यादा इंसल्टिंग हो सकता है। फिर यनवो बोलती है कि टाइगर के हमले से पहले मैंने एक सीटी की आवाज सुनी थी, कि आपको लगता है कि सातवीं राजकुमारी ने यहाँ जानबूझकर किया। फिर गैविन बोलती है कि ऐसा लगता है कि उसने मेरे साथ अच्छे रिश्ते का दिखावा किया, उसने पहले मुझे अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया, फिर सही समय का वेट किया और फिर हमला कर दिया। वहाँ भयानक लड़की, मुझे उसे जेल में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। तभी वहाँ पर सम्राट आता है और वे दोनों सम्राट को देख के बहुत ही ज्यादा चौंकते हैं और बोलते हैं कि क्या योर हाइनेस। फिर सम्राट बोलता है कि मैं तुम्हारे आंखों में वायलेंस पूरी तरह से देख सकता हूँ, तो बताओ तुम किस तरह से डूबना चाहोगी। फिर गैविन बोलती है कि क्या मैं सही से नहीं समझी महाराज। फिर सम्राट बोलता है कि कभी नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं कहूँगा। फिर गैविन बोलती है कि महाराज तीसरी राजकुमारी यंग है लेकिन बहुत ज्यादा क्रूर है, उसने मुझे धमकाया। तभी सम्राट उसे बहुत तेज एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, यहाँ देखो। फिर गैविन मनीमन बोलती है कि वहाँ तो मैंने सुनवो से लाने के लिए कहा था, वहाँ उसके पास कैसी गई। फिर यंसू बोलती है कि वो जब टाइगर ने मुझे काटा तब शायद यहाँ वहीं पर गिर गया था, यहाँ मिस्ट्रेस का नहीं है। फिर सम्राट बोलता है कि क्या यहाँ एक वफादार सेवक है, मैं तुम्हारी जान को बख्श देने वाला था क्योंकि तुम यूरी की मॉम हो, लेकिन तुम जानती हो है ना मैं बेईमानी से नफरत करता हूँ। फिर गैविन बोलती है कि महाराज ऐसा मैं दोबारा कभी भी नहीं करूँगी, प्लीज मुझ पर दया करो। फिर सम्राट वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इससे पीछे के जंगल में फेंक दो। और उसके बाद एक सर्वेंट बोलता है कि जी महाराज। गैविन रोती और चिल्लाती है और बोलती है कि महाराज प्लीज रुक जाइए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूरी यनवो को दिखाया जाता है, वे दोनों सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सम्राट आता है, तभी यूरी की आंखें खुलती है और वहाँ बोलती है कि क्या डैड। फिर सम्राट बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। फिर यूरी बोलती है कि आप यहाँ पर इस टाइम क्या कर रहे हैं। उसके बाद सम्राट यूरी को किस करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर यूरी बोलती है कि ओह मैंने अपनी बहन से आज मेरे साथ सोने के लिए कहा था क्योंकि पहले हमारे बीच एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। फिर सम्राट मनीमन बोलता है कि क्या वे दोनों कब से इतने ज्यादा करीब आ गए हैं, पहले तो वे लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे। फिर सम्राट बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, अब तुम दोनों आराम करो। फिर यूरी बोलती है कि डैड गैब मेरा मतलब है कि मॉम के बारे में क्या। फिर सम्राट बोलता है कि वह यहाँ पर रहने लायक नहीं है, इसलिए मैंने उसे कहीं दूर भेज दिया, आप टेंशन मत लो, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर यूरी बोलती है कि ठीक है डैड, गुड नाइट डैड। उसके बाद सम्राट बोलता है कि गुड नाइट यूरी। फिर सम्राट यनवो की तरफ देखता है और बोलता है कि और यनवो। फिर वहाँ यनवो के सिर पे हाथ फेरता है और वहाँ से चला जाता है। फिर यनवो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और धीरे से बोलती है कि गुड नाइट डैड। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है। अगली सुबह यनवो यूरी एक से स्कूल जा रहे होते हैं। यनवो बोलती है कि ओह यूरी
अगर तुम इसी तरह से सोती रहोगी तो ऑफिसर जिन की किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुम नहीं दे पाओगे। फिर यूरी बोलती है कि लेकिन आप मेरे साथ हैं, अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो मैं सैकड़ों सवालों के जवाब दे सकती हूँ। फिर इनको बोलती है कि हाँ यहाँ बात तो सच है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती तो तुम लगभग 100 थप्पड़ खा चुके होते। फिर यूरी बनी मन बोलती है कि ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता धीरे धीरे बदल रहा है। अब हमारे बीच में जो भी गलतफहमी थी वह धीरे धीरे दूर होने लगी है और मुझे एक प्यारी सी बड़ी बहन मिल चुकी है जो मेरा हमेशा साथ देती है। तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है जिससे यनबू और यूरी गिरने ही वाले होते हैं। यनबू चिल्लाकर बोलती है कि केयरफुल। तभी यनबू बाहर आती है और चिल्लाकर बोलती है कि इस गाड़ी को रोकने की हिम्मत आखिरकार कौन कर सकता है। अगर साध्वी राजकुमारी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। फिर यूरी बाहर निकल के बोलती है कि आखिरकार क्या चल रहा है। तभी वे दोनों सामने देखते हैं और बहुत ही ज्यादा चौंकते हैं। सामने पहले राजकुमार लेहुन होते हैं। तभी एक सर्वेंट नीचे सर झुकाते हुए बोलता है कि वहाँ बिल्ली अचानक गाड़ी पर कूद गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर लेहुन बोलता है कि चुप रहो, उसका खून बह रहा है, तुम आगे आखिरकार क्या करने वाले थे। फिर वहाँ सर्वेंट कांपते हुए बोलता है कि प्लीज महाराज मुझ पर दया कीजिए, अगर आपको चाहिए तो मेरे हाथ पैर काट दीजिए, लेकिन प्लीज मेरी जान बख्श दे। फिर यूरी बोलती है कि क्या उसके हाथ पैर काट दे, क्या पहला राजकुमार वहाँ बहुत ज्यादा वायलेंट है इसलिए नौकर कह रहा है कि उसके हाथ पैर काट दे। उसके बाद यनबू बोलती है कि बहुत अच्छी चॉइस होगी अगर वह बिल्ली पहले राजकुमार की हुई तो, और वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है तो। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि नोवेल में तो पहले राजकुमार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, वह सम्राट की तरह ही मिस्टीरियस है, उन्हें जानना सचमुच बहुत ज्यादा कठिन है। कौन जानता है कि वह उस चेहरे के पीछे आखिरकार क्या छुपा रहे हैं। वह सर्वेंट बोलता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके बाद लिनहो बोलता है कि अगर मैं आपके हाथ पैर काट दूं तो मेरी बिल्ली को उससे कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। तभी यूरी नीचे आ जाती है और फिर यनबू बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, आखिरकार कहाँ जा रहे हो। पहला राजकुमार बाकी सारे राजकुमारों से अलग है, मुझे पता है कि डैड तुम्हारी रक्षा करते हैं, लेकिन पहले राजकुमार को उसकी कोई भी परवाह नहीं होगी, इसलिए चलो चलते हैं। फिर यूरी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, उस बिल्ली के बच्चे को मदद की जरूरत होगी। फिर यनबू बोलती है कि क्या बिल्ली का बच्चा। उसके बाद यूरी लियोन के पास जाती है और बोलती है कि यहाँ हल्का खरोच जैसा लग रहा है, मेरे पास दो, मैं इस पे पट्टी कर देती हूँ जिससे खून बहना बंद हो जाएगा। उसके बाद लियोन बोलता है कि और आपने यह हुनर कहाँ से सीखा। फिर यूरी बोलती है कि मेरे पास एक बच्चा हुआ टाइगर है जिसे मैंने पहले सोचा था कि वहाँ एक बिल्ली का बच्चा है, मैं इस बिल्ली के साथ भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करूंगी जैसे कि मैंने अपने बिल्ली के साथ किया था। फिर लियोन बोलता है कि क्या टाइगर। उसके बाद यनबू बोलती है कि हाँ मैंने इसे अच्छी तरह से बांध दिया है, अब वहाँ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। फिर लियोन बोलता है कि केयरफुल है ना, मेरी बिल्ली अनजाने लोगों से दूर रहती है और वह उन्हें पसंद नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें काट सकती है। लेकिन वह कैट यूरी को बहुत ज्यादा प्यार करती है और यूरी बोलती है कि अरे मुझे गुदगुदी हो रही है, तुम शरत बिल्ली हो। फिर लियोन मनी मन बोलता है कि कितनी अजीब बात है, वह कभी भी इतनी शांत नहीं रही और वह एक छोटी सी बच्ची को कुछ क्यों नहीं बोल रही, वह इससे क्यों नहीं डरती। फिर लियोन बोलता है कि आप कौन है। उसके बाद यूरी बोलती है कि हेलो भाई, मेरा नाम यूरी है और मैं सातवीं राजकुमारी हूँ। फिर लियोन बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हारी आंखें भी डैड से मिलती है। फिर यूरी बोलती है कि ठीक है, तब मैं स्कूल जा रही हूँ तो मैं अब यहाँ से निकलती हूँ। फिर लियोन बोलता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद यूरी स्माइल करते हुए आगे बढ़ने लगती है, तभी वहाँ लियोन से टकरा जाती है। लियोन बोलता है कि ओह मैं भी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद लियोन यूरी यनबू दोनों के साथ चलता है। फिर यनबू बोलती है कि क्या वो हमारी गाड़ी में क्यों है। उसके बाद यूरी बोलती है कि उसने कहा कि उसे डॉक्टर के पास जाना है। फिर यनबू बोलती है कि तो क्या यहाँ एक्सीडेंट का सारा दोष वो हम पर तो नहीं डाल देगा ना, और क्या होगा अगर वो हमसे बदला लेने के बारे में सोचे। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि क्या पहला राजकुमार ऐसा है, क्या सचमुच मुझे सचमुच बीच में नहीं जाना चाहिए था। तभी वहाँ बिल्ली उछल जाती है और यूरी की गोद में जाके बैठ जाती है। तभी यनबू बोलती है कि उसे जल्दी से नीचे रख दो। पहले राजकुमार अपनी बिल्ली को अपने परिवार की तरह मानता है और उसे कोई और छुए यहाँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर यूरी बोलती है कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छू रही हूँ, वह खुद मेरे पास आई। फिर यूरी स्माइल करते हुए बोलती है कि यह आपकी प्यारी बिल्ली है भाई। फिर लियोन बोलता है कि क्या आपको यहाँ बिल्ली पसंद आई है। उसके बाद यूरी बोलती है कि हाँ यहाँ बहुत ही ज्यादा प्यारी है।
फिलिन बोलता है कि इधर आओ क्वीन। यहाँ नाम सुन के यूरी थोड़ा सा चौंकती है और वहाँ मनी मन बोलती है कि क्या उसने इसका नाम क्वीन रखा है। फिलिन बोलता है कि गाड़ी रोको। उसके बाद यूरी बोलती है कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना। फिलिन वहाँ से उतर जाता है और बोलता है कि नहीं, क्वीन वहाँ डॉक्टर से बहुत ज्यादा डरती है। उसके बाद यूरी बोलती है कि क्या डॉक्टर से डरती है। उसके बाद यूरी अनमो से बोलती है कि मैंने सोचा था कि वहाँ डॉक्टर के पास जा रहा है। फिर अनमो बोलती है कि तुम सचमुच उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। हम लोग खुशकिस्मत है कि वहाँ हमें छोड़ कर गया और उसने हमें कुछ भी नहीं बोला। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि हाँ, मुझे लगता है कि सारे प्रिंस एक जैसे हैं, मुझे हर कीमत से उनसे बचना चाहिए। तभी वहाँ पे सेकंड प्रिंस आता है और बोलता है कि क्या वहाँ राजकुमार आपके घर से क्यों उतर रहा है। यूरी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि क्या क्या हेलो सेकंड प्रिंस। फिर सेकंड प्रिंस बोलता है कि क्या आप और सेकंड प्रिंस बहुत ज्यादा करीब है। तभी यूरी अपने गाड़ी के पर्दे को खींचते हुए बोलती है कि बाय बाय प्रिंस, चलो यहाँ से जल्द चलते हैं। जिससे सेकंड प्रिंस बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वे लोग स्कूल पहुंच चुके हैं। यनमो बोलती है कि आप क्या चाहते हैं मैं आपके साथ जाऊं। फिर यूरी बोलती है कि आप आगे चलो, मैं थोड़ा वॉशरूम से होकर आती हूँ। फिर यनमो बोलती है कि क्या। उसके बाद यूरी बोलती है कि हाँ, मैं अकेले जा सकती हूँ। उसके बाद यनमो बोलती है कि ठीक है, तो मैं अंदर जाकर आपका वेट करती हूँ। फिर यूरी थोड़ा सा आगे जाती है। मनी मन बोलती है कि क्या सारे स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं। तभी पीछे से जांगली आता है और बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर यूरी पीछे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि बड़े भाई। फिर जांगली बोलता है कि यहाँ नेशनल स्टूडेंट बिल्डिंग है और आप यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर यूरी बोलती है कि क्या आपने यहाँ पर कब से स्टडी शुरू कर दी है। फिर जांगली बोलता है कि मैंने 3 दिन पहले ही प्राइमरी की पढ़ाई कंप्लीट कर ली और तब से मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। फिर यूरी बोलती है कि क्या, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर जांगली बोलता है कि मैं क्यों। उसके बाद यूरी मनी मन बोलती है कि हाँ, वहाँ सही कह रहा है, आखिरकार वहाँ मुझे क्यों बताएगा। मुझे लगता है कि थर्ड प्रिंस मेरे साथ एक टीम की तरह काम कर रहा था। जैसे हमारा काम खत्म हो जाएगा हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। फिर जांगली बोलता है कि मेरा मतलब यहाँ नहीं था, मेरी तरफ से यहाँ बहुत ज्यादा कठोर था, प्लीज बुरा मत मानिए। फिर यूरी दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, चलो मैं चलती हूँ। फिर जांगली बोलता है कि यूरी, क्या आप मेरे साथ नेशनल स्टडी क्लास में जाना चाहोगी। फिर यूरी चौंक कर बोलती है कि क्या मैं। फिर जांगली बोलता है कि हाँ, बस एक बार। उसके बाद यूरी बोलती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रूम में नहीं सोऊंगी। फिर जांगली बोलता है कि हाँ, यहाँ सोच तो अच्छी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यनवो और जांगली दोनों ही क्लास में पहुंच चुके हैं, लेकिन यनवो क्लास में जाते ही सो जाती है और जांगली बोलता है कि ओह नो, फिर से वहाँ सो गई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जांगली बोलता है कि आप उठ भी जाओ, आप पिछले 2 घंटे से सो रहे हो। फिर यनवो उठते हुए बोलती है कि क्या मैं आज फिर से सो गई थी। फिर जांगली बोलता है कि आइए सबसे पहले आपके मुंह से जो लाल टपक रही है उसे पोंछ लेते हैं। फिर यूरी बोलती है कि मैं अभी तक बच्ची हूँ और बच्ची को बढ़ने के लिए भरपूर नींद की जरूरत होती है। फिर जांगली बोलता है कि लेकिन आप इस क्लास में नहीं सो सकते। फिर इनमें बोलती है कि हाँ, लेकिन मुझे अपनी तरफ से बहुत अच्छा करना है, अभी मैं नहीं सोऊंगी। तभी वहाँ पर मार्क्स वाला आदमी आता है। यूरी मनी मन बोलती है कि छठे राजकुमार के महल में वही मार्क्स वाला आदमी। फिर यूरी बोलती है कि भाई। उसके बाद जांगली बोलता है कि यहाँ पर अभी कोई भी बात नहीं कर सकता, हमारी क्लास चल रही है, स्ट्रेटेजी की क्लास। उसके बाद इनमें बोलती है कि क्या स्ट्रेटेजी। तभी वहाँ मार्क्स वाला आदमी अपने तलवार को निकालता है और बोलता है कि विजय, आक्रमण और न्याय की रणनीति, भ्रम, बीमारी और हार की रणनीति, कुल 6 रणनीतियाँ है और इनमें से हर एक को कौन समझा सकता है। और हमारी क्लास में यहाँ एक लड़की आखिरकार क्या कर रही है। तभी जांगली बोलता है कि वहाँ बस आज की क्लास में बैठना चाहती थी, वहाँ किसी को परेशान नहीं करेगी। फिर यूरी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे बैठने दीजिए। फिर वहाँ आदमी बोलता है कि लड़कियाँ कमजोर और बेवकूफ होती है, आप इस क्लास को नहीं समझ पाओगे, इसलिए जाओ बाहर जाओ, यहाँ सिर्फ आदमियों के लिए है। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि आखिरकार वहाँ कौन होता है यहाँ कहने वाला कि लड़कियाँ कमजोर और बेवकूफ होती है। आपने जिन युक्तियों के बारे में पहले बताया था उनके यूज तब किया जाता है जब आप खुद या फिर आपका पार्टनर को फायदा हो रहा हो, और बाद में जो 3 युक्तियाँ थी उसका यूज आप सिचुएशन को अंदाजा लगाने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक रणनीति की 6 उपनीतियाँ होती है, जिससे कुल 36 रणनीतियाँ बन जाती है। और क्या आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। इससे सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या वहाँ लड़की, उसे यहाँ सब कैसे पता। फिर दूसरा लड़का बोलता है कि वहाँ तो सिर्फ 5 साल की लगती है। फिर और एक लड़का बोलता है कि क्या वहाँ छठे राजकुमार के साथ आई है। उसके बाद वो मार्क्स वाला आदमी बोलता है कि किसी भी बच्चे के लिए यहाँ अचीवमेंट नहीं है,
कि वहाँ सरसरी तौर पर कुछ पढ़ ले। मुझे बताइए कि बायोलॉजी कौन सी रणनीति पसंद करते हैं। फिर यूरी बोलती है कि बायोलॉजी में राजनीति और युद्ध पर 12 अध्याय है, फिर राजनीति और सैन्य 10 अध्याय है। उन्होंने युद्ध के सिद्धांत, युद्ध के आदेशों और डायलेक्टिक्स मटेरियल के विचार पर चर्चा की। उसके बाद वहाँ मार्क्सवेल आदमी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि आप कौन है और आपको यहाँ सब कुछ कैसे पता। फिर यूरी बोलती है कि मैं छठे राजकुमार की सबसे छोटी बहन हूँ, 7वीं राजकुमारी। फिर वहाँ मास्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है, मैंने लड़कियों को कम आंका, आप सभी को इससे कुछ सीखना चाहिए। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि वो मुझे खुशी है कि मैं हिस्ट्री की क्लास में ध्यान से सुन रही थी, वरना मुझे बाहर निकाल दिया जा सकता था। फिर जंगली बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हें यहाँ सब कुछ पता है, तुमने आखिरकार यहाँ सब कुछ कहाँ से सीखा। फिर यूरी बोलती है कि वो डैड ने एक बार इसके बारे में बोला था, मैंने वहीं से सुना। फिर जंगली बोलता है कि क्या डैड आपसे इन मामलों पर बात करते हैं। फ्यूरी बोलती है कि अरे नहीं, वहाँ तो बस कुछ लोग जोड़ रहा था। लेकिन क्या भाई, लड़कियों को अट्रैक्टिव होने के लिए टैलेंटेड लेस और बेवकूफ होने की जरूरत है। फिर जंगली बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या आप ऐसे ही बनना चाहते हैं, बेवकूफ और टैलेंटेड लेस। फ्यूरी बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, जो लड़कियां होती है वहाँ कोई ज्वेलरीज नहीं होती है, वहाँ भी इंसान होती है। मैं सोने के पिंजरे में बंद एक सुंदर पक्षी नहीं बनना चाहती, मैं बस एक ऐसी लड़की बनना चाहती हूँ जो जर्नल बने और सभी की रक्षा करे और सभी को रास्ता दिखा सके। फिर जंगली बोलता है कि क्या मैंने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। फिर ये बोलती है कि मेरे पास कुछ लोग हैं जिनकी मैं रक्षा करना चाहती हूँ और जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैं अपने सारे लोगों की रक्षा करने की हर एक कोशिश करूंगी। फिर जंगली मनी मन बोलता है कि वह मुस्कुरा रही है, लेकिन उसको आंखों से यहाँ साफ पता चल रहा है कि वह अपने एज से ज्यादा मैच्योर हो गई है। मुझे लगता है कि वहाँ कुछ छुपा रही है, हो सकता है कि वहाँ किसी और सिचुएशन में हो। फिर जानली बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको फिर से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, आपकी उम्र से ज्यादा आप मैच्योर दिखोगे तो यहाँ आपके लिए नुकसान हो सकता है। तभी यूरी अपना सर नीचे कर देती है और बोलती है कि तो फिर ठीक है, अब मैं फिर से सोने जा रही हूँ। फिर जंगली बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, अगर आप थक चुकी हो तो आप वापस जा सकते हो। फिर यूरी बोलती है कि अरे नहीं, मुझे तो लगा था कि क्लासेस खत्म हो चुकी है। फिर जंगली वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अपने आप को ठीक करो और अपना बिहेवियर सुधारो, मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, वहाँ पर मत आना, वहाँ पर हम लोग। फिर यूरी रोने जैसा मुंह बनाकर बोलती है कि लेकिन मुझे भी आना है। उसके बाद हमें प्रैक्टिस ग्राउंड दिखाया जाता है। यूरी जंगली के साथ वहाँ पर जाती है और अपने ड्रेस को चेंज कर लेती है और वहाँ चारों तरफ हर एक हथियार को देखने लगती है और मनी मन बोलती है कि यह हथियार तो मुझसे भी बड़े हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा लड़का आता है और यूरी मनी मन बोलती है कि वाह, यहाँ तो बहुत ज्यादा भारी होगा, अगर मैं इतनी ज्यादा ताकतवर होती तो मुझे अपने भाई से दूर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी वहाँ आदमी बोलता है कि यू आर वेरी। तभी यूरी बोलती है कि क्यूट और ब्यूटीफुल। फिर वहाँ आदमी बोलता है कि खैर मैं तो कहने वाला था कि आप बहुत ज्यादा छोटी हो। यहाँ सुन के यूरी बहुत ही ज्यादा चौंकती है और अपना मुंह बनाने लगती है। तभी वो आदमी थोड़ा सा चौंकता बोलता है कि क्या आपको यहाँ गधा चाहिए। फिर यूरी बोलती है कि नहीं नहीं। फिर वो आदमी बोलता है कि मैं डॉल्सन बैग हूँ और मैं मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ, आप सचमुच बहुत ज्यादा प्यारी हो, क्या तुम नहीं हो? मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। फिर यूरी बोलती है कि हाँ मैं हूँ। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि मार्शल आर्ट, वहाँ जरूर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होगा, बिल्कुल सही बैठता है। तभी जंगली यूरी के पास आता है, बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे लगा था कि तुम मेरे पीछे आ रही हो। फिर डॉल्स बोलता है कि क्या तुम उसके भाई हो? तुम दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हो, मैं डॉल्स हूँ। जंगली कुछ भी नहीं बोलता और यूरी के लेके वहाँ से जाने लगता है। फिर डॉल्सन मनी मन बोलता है कि लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी है, लेकिन उसका भाई बहुत ही ज्यादा डरावना और बहुत ज्यादा शांत है। फिर यूरी बोलती है कि बड़े भाई क्या हुआ? उसके बाद जंगली बोलता है कि रानी के जासूस हर जगह पे मौजूद है, तुम्हें अजनबी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसका छुपा हुआ कोई इरादा है और तुम्हें उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए और उससे बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। फिर यूरी बोलती है कि ओह, मुझे नहीं लगता कि वह इतना भी ज्यादा बुरा है, वह बस एक नॉर्मल कैरेक्टर है। फिर जंगली बोलता है कि लेकिन केयरफुल है ना, आपको कभी भी पता नहीं है कि आखिरकार क्या हो सकता है। उसके बाद यूरी बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई। फिर जंगली बोलता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए तुम मेरे साथ रहना,
फिर बोलती है कि हाँ बड़े भाई। तभी पीछे से कोई आता है और बोलता है कि वो क्या कोइंसिडेंस है यूरी, आज मैं दूसरी बार आपसे मिल रहा हूँ। फिर यूरी मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, मेरी किस्मत फिर से दूसरे राजकुमार से क्यों टकराई। फिर शांगली बोलता है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बस मुझसे भाग रही थी, मैं तो तुमसे अच्छे से बातचीत भी नहीं कर पाया। फिर यूरी बोलती है कि ओ हेलो भाई। फिर शांगली बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो, बच्चे हर टाइम बदलते रहते हैं और मुझे अब समझ में आ रहा है कि डैड को आखिरकार इतने सारे बच्चे पैदा करने में मजा क्यों आता है। तुम सिर्फ चढ़े राजकुमार के साथ ही घूमते रहते हो, तुम्हें मुझे भी बड़ा भाई कहना शुरू कर देना चाहिए। फिर अनमो मनी मन बोलती है कि आखिरकार मैं आपके साथ क्यों रहूं, क्योंकि तुम्हारी छवि तो टूटने वाली है। शानली जैसे ही यूरी के गालों पे हाथ लगाता है तभी कुछ देर शानली के पास से गुजर जाती है, जिससे शानली का हल्का सा चेहरा कट जाता है। एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।